अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मोहब्बत दिल पे दस्तक अज़ इफ़्फ़त सहर ताहिर बहुत शौक़ से सुन रहे होंगे। इसके पिछले हिस्से आप लोगों ने सुने, पेश खिदमत है इसका अगला हिस्सा। ये जोहा थी। दुल्हनापे का रूप उसके बेहद संजीदा और सोगवार से सरापे को इस कदर मावराई बना रहा था कि किसी को यकीन भी नहीं आया। अभी अभी सबा और नगीन ने उसे लाकर स्टेज पर दुल्हा बने मुईद के साथ लाकर बिठाया था। रस्ट कलर में वो दर हकीकत बेहद हसीन लग रही थी। अब से 1 घंटा पहले निकाह का फरीजा अदा किया गया था, मगर जोहा को किसी भी बात का होश नहीं था। तबीयत तो पहले ही से खराब थी और निकाह से पहले तक टेंशन भी हद से सवा थी, मगर उसके बाद से वो बिल्कुल साकित तो जामिद बैठी थी। दोनों हाथों की उंगलियां आपस में जकड़े सुर्ख मरतूब लबों को सख्ती से बंद किए, जैसे अब कभी कुछ भी बोलने का इरादा न हो। उससे पहले दुल्हा बना मुईद अपनी तमाम तर वजाहत के साथ सबकी बेतहाशा तौसीफी नजरों के हिसार में था, मगर जब जोहा को उसके साथ लाकर बिठाया गया तो जैसे कुदरत की कोई तख्लीक मुकम्मल हो गई हो। मारे तशक्कुर के ताईजान की आंखें नम हो गई। आज मैं हसन और तहमीना की रूहों के सामने सुरखरू हो गई। खुदा मेरे सब बच्चों को यूं ही हंसता बसता रखे। खुशियां, हंगामे, बेफिक्री। कैमरा और मूवी मेकर्स मुस्तैद फिर रहे थे। रस्में हो रही थी। जहां आज लड़कियों की शोखियां उरूज पर थी, वहीं तमाम लड़कों की बर्जस्तगी भी काबिले दीद थी। हमरा और जोहा की सहेलियां दूध पिलाई के नेक के लिए लड़ रही थी। पहले तो सब लड़के मुईद के दूध पीने के हक में नहीं थे। ये कोई बच्चा थोड़ी है, दूध पीने की उम्र से निकल आया है, इमाद ने एतराज किया था। ये बच्चों वाला दूध होता तो अभी आप यहाँ होते। ये दूध तो किस्मत वालों को नसीब होता है। जोहा की सहेली बिनेश ने तंज किया, जो इमाद को सरासर खुद पर हमला महसूस हुआ। इन्हें भी पता चल गया है कि आंटी तेरी शादी नहीं कर रही। चांद ने उसके कान में सरगोशी की थी, फिर हांक लगाकर बोला, ये बच्ची नहीं बल्कि बच्चा हुआ है, वो भी शादी से। जल्दी करें मुईद भाई, सिर्फ 20,000 ही तो मांगे हैं। एक नजर जोहा पर डालें तो शायद 30,000 ही दे डालें। सादिया ने अपने मखसूस शौक अंदाज में कहा तो उनकी चालाकी पर मुईद मुस्कुरा दिया। बशर्ते के डर के मारे हवास न उड़े तो। अनस ने लुकमा दिया था। जोहा आपी सुन रही है ना, नोट करती जाएं कि बाद में किस किस से बदला लेना है। हमरा ने जोहा को घुटना थाम कर हिलाते हुए कहा। तब मरियम पुप्पो ने जोहा की खराबी तबाह का ऐलान करते हुए जल्द अज जल्द रस्में खत्म करने का अल्टीमेटम दिया था। 10,000 रुपए जोहा की दोस्तों में बांटे गए, जबकि हमरा, नगीन और सबा को सोने के खूबसूरत लॉकेट मिले, जबकि बाकी के 10,000 कजन्स में तकसीम हुए। लड़कियां नारे लगाती हुई बहुत खुशी से स्टेज से उतरी थी। लुट गए हो आज तो। उन सबको मुईद से हमदर्दी हो रही थी, मगर वो मुबहम सी मुस्कुराहट के साथ अपने मखसूस पर एतमाद अंदाज में बैठा। मेहमानों को खाना खिलाने के फौरी बाद ताया जान ने रुखसती का ऑर्डर दे दिया था। उफ, वापसी पर मैं भी आपी और मुईद भाई के साथ बग्घी में बैठकर जाऊंगी। हमरा को रुखसती के वक्त सोचकर ही खुशी हो रही थी। डेयर कजन, बग्घी में फालतू और फजूल लोगों के लिए कोई जगह नहीं। हाँ, अलबत्ता पायदार पर बैठना चाहो तो। हैंडी कैम को उसके दिलकश रूप पर फोकस करते हुए वजदान ने उसे छेड़ा तो वो खूंखार नजरों से उसे देखने लगी, फिर दांत पीस कर बोली, पायदान पर तो तुम बैठोगे, क्योंकि कोचवान की जगह वहीं होती है। ख्वाम ख्वाह रुखसती रुखसती कहकर वारिद साहब बच्चे का दिल खुश कर रहे हैं, हालांकि सूखा यौम निकाह था बेचारे का। अनस ने वापसी पर मुईद के शाने पर बाजू दराज करते हुए बज़ाहिर हमदर्दी से कहा, तो नौमान ने उसका हाथ पकड़कर पीछे हटाते हुए मुईद को घूर कर कहा, ये इसी लायक है। जहां इतनी सारी रस्में हो गई, क्या टाइम लगना था रुखसती में। अभी अपनी दुल्हन लेकर घर जा रहा होता, मगर नहीं, वकील साहब तारीखों पर तारीखें दिए जा रहे हैं। क्या बीच में लटक गए हो मुईद, इससे तो बेहतर था मंगनी ही रहने देते। अब देखो, न मंगेतर हो न शौहर। इमाद ने भी जी भर कर अफसोस मनाया था। मुईद उन्हें घूर कर रह गया। वो सब तो जैसे उसकी बदनसीबी का गम मना रहे थे। वापसी पर वो गाड़ी में उन्हीं के साथ था, इसलिए उनकी उल्टी सीधी भी सुननी पड़ रही थी। वैसे मुईद, जरा बताओ तो इस वक्त क्या एहसासात है। अबरार को नौमान की खुसर पुसर ने आगे किया था। कुरेदने वाले अंदाज में पूछा तो उनका मतलब समझते लापरवाही से बोला, बहुत सख्त नींद आ रही है यार, जाते ही सोऊंगा, क्योंकि कल एक बहुत अहम पेशी है मेरी अदालत में। उन सबको सदमाती चुप लग गई थी। अबे, दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? अभी निकाह पढ़वा कर आ रहे हो किसी लड़की के साथ और कल किसी और का मुकदमा लड़ने जा रहे हो। अनस जैसे रोमांटिक नीचे बंदे के लिए तो दर हकीकत ये बहुत सदमाती रवैया ही था।
इतनी दिल जमी से अपना मुकदमा लड़ा होता तो केस जीत के आ रहे होते। इब्रार को रहा था, किस बात की परेशानी है यार तुम लोगों को? मुईद को उनके अंदाज पर हंसी आ गई थी। फ्रंट सीट पर बैठे अनस ने मुड़कर उसे नाराजगी से देखा। मैं तुमसे बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। एक बार कहते अब्बू जी से, मैं देखता कि वो कैसे रुखसती ना कराते जोहा की। मेरी डिमांड ही कब थी यार, वो मुतमईन था। खुदा नाखून भी गंजे को ही देता है। लोग यहाँ शादी के लिए तरस रहे हैं और जिनकी हो रही है उनको कोई दिलचस्पी ही नहीं। ड्राइविंग करते हुए इमाद ने बड़ी हसरत से कहा था। वो लोग मीर हाउस पहुंचे तो बाकी सबकी गाड़ियां पहले ही से वहां मौजूद थी। क्या ख्याल है मुईद, अगर तुम कहो तो मुलाकात कराऊं जोहा से? अंदर की तरफ बढ़ते हुए उन सब से हटकर अनस ने उसके कान में सरगोशी की तो वह पीछे हटकर उसे घूरते हुए बोला, शायद तुम भूल रहे हो कि अब वो मेरी मनकूहा है और मुझे ऐसे मिलने न मिलने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनस गहरी सांस भर कर रह गया। वो अंदर आए तो महसूस कौन खामोशी ने उनका इस्तकबाल किया था। क्या हुआ, कहाँ हैं सब लोग? अनस ने परेशान सूरत लिए बैठी लाइबा से पूछा तो वो परेशानी से बोली, जोहा की तबीयत अचानक खराब हो गई है, उसके कमरे में हैं सब एकदम मुस्तैद हुए थे। डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए? अनस ने तफक्कुर से पूछा। आपके घर के करीब जो डॉक्टर रहती हैं उन्हें बुलाया है। उसने डॉक्टर जारा मुजाहिद का हवाला दिया था जो उनके ब्लॉक में रहने की वजह से उनकी फैमिली डॉक्टर में थी। तो क्या वो अपनी धमकी पर अमल कर चुकी है? साकित खड़े मुईद के जहन पर कोरिया सांप ने जैसे डंक मारा था। जोहा की खराबी तबक यूं तो रात ही से सभी को इल्म था, मगर यूं अचानक उसका हाथ पांव छोड़ जाना सभी को हिरासा कर गया था। कोई परेशानी की बात नहीं, अच्छी भली लड़कियां असर ले लेती हैं ऐसी तकरीबात का। इसे तो फिर बुखार था। मरियम पुप्पो डॉक्टर जारा मुजाहिद को बुलवाने के बाद उन सबको तसल्ली दे रही थी। सबा और नगीन उसकी सर्द पड़ती हिनाई हथेलियों को रगड़ कर गर्माहट पहुंचाने की सही कर रही थी। बुखार और थकन की वजह से उसकी ये कंडीशन हुई है और मेरे ख्याल में इसने कुछ खाया भी नहीं होगा। इसे फौरन कुछ नर्म और जोद हजम गिजा खिलाएं, उसके बाद ये दवा खिलाएं, सुबह तक इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। डॉक्टर जारा ने उसके चेकअप के बाद उन्हें तसल्ली देते हुए मुस्कुरा कर कहा तो सबकी जान में जान आई। मरियम फुप्पो ने मुईद को आवाज दी तो वो बेसाख्ता उठ खड़ा हुआ। जल्दी करो, हो सकता है कोई मजदे जाम फिजा सुनाने लगी हो। इमाद को इस माहौल में भी शरारत सूझ रही थी। वो मुतासिफाना नजरों से उसे देखता चला गया। खैरियत तो है आनी? उनके कुछ कहने से पहले ही पूछ लिया तो वो मुस्कुरा दी। बिल्कुल खैरियत है, बस बुखार और कुछ थकन की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। मेडिसिन दे दी है उसे, अब सो रही है। रात बहुत हो गई है, तुम लोग भी आराम करो। और इमाद से कहना भी, खबरदार जो रात भर जागने की कोशिश की हो तो। जी यानी कोशिश करता हूँ उसे समझाने की। वो मुस्कुराते हुए पलट आया था। अब कैसी तबीयत है जोहा की? अनस उठ बैठा था। इमाद और चांद के हमरा वो मुईद के कमरे में ही मौजूद था। बेहतर है, वो मुख्तसरन कहता अपनी अलमारी की तरफ बढ़ा। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, चांद गुनगुनाया था। वैसे यार कुछ पता चला कि खुशी के मारे बेहोश हुई थी या सदमे से? अनस बाआवाज बुलंद पूछ रहा था। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। एक और ठंडी आह के साथ चांद ने शेर पड़ा तो वो अपना नाइट सूट निकालकर उनकी तरफ पलटा। बकवास करने की नहीं हो रही, उन्हें घूरते हुए तंबीही अंदाज में कहा तो इमाद उसका दिल रखने वाले अंदाज में बोला, दिल पे मत लो यार, जरूरी तो नहीं कि तुम्हारी दहशत ही से बेहोश हुई हो। वो मुतासिफाना अंदाज में सर हिलाकर जैसे उन्हें लाइलाज करार देता वॉशरूम में घुस गया। वो तीनों एक दूसरे को देखकर हंस दिए। अब देखना जरा इसकी मोहब्बत की थ्योरी कैसे तब्दील होती है, अनस ने लुत्फ अंदोज होते हुए कहा। नाम बदनाम कर रखा है तुम लोगों ने मोहब्बत का यार, पता नहीं किन लोगों को हो जाती है, मुझे तो अभी तक नहीं हो रही। इमाद मायूस था। होगी भी नहीं इंशाअल्लाह, चाह ने खुलूस से दिल से दुआ दी थी। वो क्यों? इमाद ने उसे घूरा था। वो इसलिए कि तुम मोहब्बत करने की कोशिश में हो, जबकि ये खुद ब खुद हो जाने वाला अमल है। वो इत्मीनान से बोला था। खुद ब खुद? इमाद ने बेयकीनी से उसे देखा, फिर कदरे तमस्कुर उड़ाने वाले अंदाज में बोला, यानी किसी रोज मैं बाजी प्यारी के इश्क में भी मुब्तला हो सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, इसमें ऐसा कुछ अजीब तो नहीं। चांद अपनी बात पे अड़ा था। अलबत्ता बाजी प्यारी के शौहर को पता चलने के बाद तुम्हारी हालत काफी अजीब हो सकती है। अनस ने उनकी बहस से लुत्फ लेते हुए गिरह लगाई थी। दिल आ जाए गधी पर तो परी क्या चीज है, चांद ने फिलफौर कहा था। इमाद ने मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में हाथ हिलाया था। मोहब्बत को डाके की वारदात बना लिया है तुम लोगों ने। चलते फिरते उठते बैठते
किसी भी वक्त हो रही है। अनस अंगड़ाई लेता हुआ उठ खड़ा हुआ। मैं तो चलूं यार, सख्त नींद आ रही है। आज रात यहीं रुक जाओ, हर वक्त बीवी के सर पर मत सवार रहा करो, इमाद ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। तो वो तफाकुर से बोला, ये मोहब्बत करने वालों की निशानी है, वो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं रह सकते। मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है। वो झूठे हैं, मुनाफिक है, खुदा की उन पे लानत है जो बीवी से ये कहते हैं मुझे तुमसे मोहब्बत है। चांद ने गहरी सांस भरते हुए ऊंची आवाज में कहा तो अनस ने तकिया उठाकर जोर से उसे दे मारा। वॉशरूम से निकलता मुईद भी चांद की बात पर हंस दिया था। क्या बात है यार चांद, मुकर्रर मुकर्रर। इमाद को अनस के तासुरात ने बहुत लुत्फ दिया था। फड़क कर बोला तो अनस मुंह पर हाथ फेरता कमरे से निकल गया। शक्ल देखी थी उसकी। इमाद अभी भी महफूज हो रहा था। हमेशा उसका वीक पॉइंट पकड़ते हो तुम लोग। वो करता है अपनी बीवी से मोहब्बत, और ये बात सब जानते हैं। इमाद ने मुस्कुराते हुए कहा तो मुईद ने मुस्कुराते हुए कहा तो इमाद दुआई अंदाज में जोरों शोर से बोला, खुदा करे ऐसी ही मोहब्बत मुझे भी हो जाए। बहुत ख्वार होता है बंदा। मुईद ने उसे तंबी की तो वो दो बदो शोखी से बोला, वो तो तुम्हें देखकर बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो रहा है। मेरे ख्याल में तुम दोनों के बिस्तर नीचे बिछे हुए हैं। अपनी औकात पर आ जाओ तो बेहतर होगा। उसकी बात नजरअंदाज करते हुए मुईद ने पुरसुकून अंदाज में कहा तो इमाद कदरे झुंझला गया। क्या यार, इंसान को इतना ठंडा भी नहीं होना चाहिए। मुईद ठिठक कर उसे देखने लगा। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैली थी। फिर भवें उचका कर पूछा, अब क्या मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हारे साथ शेयर करूं? वो क्या कहता है यार अनस, इसे घुनना और मीसना। इमाद गहरी सांस भरता उसके बिस्तर से उतर गया। लड़की की तमाम उम्र एक जिक्सॉ पजल हल करते गुजरने वाली है। चांद को भी जोहर से हमदर्दी हो रही थी। उसकी सेक्रेटरी ने लाइन मिलाई तो उसे अंदाजा नहीं था कि दूसरी जानिब सबा होगी। खैरियत? उसकी पेशानी पर शिकने फैली थी। जी, आप वापसी पर मुझे घर ले जाइएगा। सबा ने सीधे लफ्जों में अपना मकसद बयान किया तो वो तीखे अंदाज में बोला, ये ड्यूटी मेरे ही सर क्यों, किसी के साथ भी वापस आ सकती हैं आप। एक बार आपके साथ गई हूं तो अब आप ही की ड्यूटी हूं, चाहे आप ना समझते हो। सबा ने बड़े मुतहम्मिल अंदाज में कहा था। लहजा भर को वो चुप रह गया। अगर मैं मामा के जरिए आपको कहलवाती तब आपको ज्यादा बुरा लगता, इसलिए खुद कह रही हूं, वरना यहां अल्हम्दुलिल्लाह किसी की कमी नहीं है। सबा ने फिर से जताने वाले अंदाज में कहा तो नौफिल के खून में उबाल सा आया था। मैं सब समझता हूं, मुझे अपनी मोहब्बतों की कहानियां नहीं सुनाया करें तो बेहतर है। उसने खटाक से फोन रख दिया था। हैं? सबा तहय्युर से रिसीवर कान से लगाए खड़ी थी। क्या हुआ, आ रहे हैं मिजाज खुदा? नगीन अपने साथ साथ उसके लिए भी चाय का कप लिए चली आई थी। सबा ने रिसीवर रखते हुए कप थाम लिया। कह तो रहे हैं, अब देखो अगर फारिग हुए तो। वो कसदन मुस्कुराई थी। वैसे यार, ये अपनी जोहा निकाह के बाद कुछ ज्यादा ही बदल नहीं गई। पहले तो फिर कुछ शोर हंगामे मचाई रखती थी, अब 3 दिन हुए अपने कमरे से ही नहीं निकल रही। नगीन को ख्याल आया था, उसे यूं ही छोटी छोटी बातों को सर पे सवार करने की आदत है, और कुछ मुईद भाई का भी रोब है उस पर, तो यही नाराजगी लेके बैठी होगी। सबा ने नपे तुले अंदाज में जवाब दिया तो वो मुस्कुरा दी। ज्यादा गुस्सा तो रस्ट कलर का लहंगा पहनने पर होगा। हालांकि उसका फोटो सेशन इतना जबरदस्त हुआ है, मूवी भी उतनी ही प्यारी आई है। क्या ये मैरून कलर इतना उठता उस पर? उसे तो अल्लाह ही अकल दे तो दे, हमारे समझाने से वो समझने वाली नहीं है। सबा ने कहा, चलो जरा देखें तो अब क्या मसरूफियत है जनाबा की। नगीन के कहने पर सबा सर हिलाती उठ खड़ी हुई, मगर उनके कहीं जाने की नौबत ही नहीं आई और जोहा खुद लाउंज में दाखिल हुई थी। ये लो, रुखसती से पहले ही आप पहुंची। ये तो नगीन हंसी थी। ये मेरे ताया का घर है, जोहा ने असर लिए बगैर बेपरवाही से कहा, और वीकली मैगजीन का नया शुमारा उठाते हुए वहीं सोफे में धंस गई। और अभी अगर मुईद भाई आ गए तो फिर देखना कैसे भागती हो तुम। नगीन ने उसके साथ बैठते हुए छिड़ने वाले अंदाज में कहा तो वो आराम से बोली, आपके मुईद भाई हैं या कोई वबाई मर्ज जिससे आदमी डरता फिरता फिरे? अरे वाह, नगीन ने महफूज होते हुए सबा को देखा था। इसकी तो टोन ही बदल गई है। दुआ करो ख्यालात भी बदल जाए। सबा ने गहरी सांस भरकर कप होठों से लगा लिया था। अभी तक वैसे तुम्हारी मुईद भाई से मुलाकात तो नहीं हुई ना? नगीन को अचानक किसी ख्याल ने पुरजोश किया था। वो कौन सा अमेरिका के सदर हो गए हैं? वो अब भी बेनियाजी से मैगजीन के सफ़ात उलट रही थी। तुम्हें उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबा जल कर बोली तो नगीन ने उसकी बात नजरअंदाज करते हुए दिलचस्पी से पूछा,
फिर भी यार कुछ तो तब्दील हुआ होगा, सोचने का अंदाज ही सही। वो क्यों जी? उसने अब की बार नजरें उठाने की जहमत कर ही ली थी। निकाह शुदा हो अब तो क्या अब मेरे सींग निकल आने चाहिए? वो हैरान होने की अदाकारी कर रही थी। तुम कहाँ सर खपा रही हो, ये लाइलाज है, सबा ने नगीन को समझाया था। इलाज के बाद भी? नगीन जोमायने अंदाज में बोली तो जोहा ने मैगजीन पटकते हुए कहा, ऐसी क्या नई बात हो गई है? वही घर है और वही लोग। मैं तो पहले ही कह रही थी कि इस नए रिश्ते का कोई फायदा नहीं है। और सुनो, सबा ने उसे घूरा, फिर सख्ती से बोली, लोग वही हैं मगर रिश्ता तो तब्दील हुआ है ना, इसी को जहन में रखो अब। और दो चार ख्वाब मुईद भाई के देख डालो, काफी अफाका होगा। नगीन ने मशवरा दिया तो वो सबा की हंसी पर मुंह बनाने लगी, मगर नगीन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। तनकीदी अंदाज में बोली, और ये अपने कॉटन और खद्दर के कपड़ों को तो आग ही लगा दो तो बेहतर है। एक से एक सूट सिलवाया है तुम्हारा, वो पहना करो अब, ऐसे ही बिला वजह। उसने नाक से कोड़ी थी। लो, इससे बड़ी वजह और क्या होगी कि अब तुम्हारा निकाह हो चुका है। नगीन ने कहा तो वो चिढ़ गई। अब क्या हर वक्त चौथी की दुल्हन बन के बैठी रहा करूं? आमीन। दोनों ने बैक वक्त कहा तो वो खजल सी हो गई। तुम लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? गुस्सा दिखाने की कोशिश की तो नगीन ने साफ गोई से कहा, भाई मेरा ज्यादा वक्त तो तुम्हें अच्छी देवरानी बनाने में सर्फ हुआ करेगा। वैसे ये मौका अपने देवर को दो तो ज्यादा बेहतर होगा। सबा ने बेसाख्ता कहा तो नगीन जोर से हंस दी। वेरी फनी। वो सुर्ख चेहरा लिए उठ गई थी। बैठो तो। कप खाली करके तपाई पर रखते हुए नगीन ने उसका हाथ थाम कर खींचा तो वो फिर से उसके पास गिर सी गई। अगर आप लोगों को यही फजूल बातें करनी है तो मैं यहां नहीं बैठूंगी। वो साफ गोई से बोली तो सबा ने बात बढ़ने के ख्याल से कहा, इसे जाने दो, अभी दिमाग ठीक नहीं है इसका। दिमाग बात करने से ठीक होते हैं, यूं ही नहीं। नगीन ने रोब से कहा, मगर जोहा का मूड अभी भी ठीक नहीं हुआ था। सबा चुपचाप उन्हें देखने लगी। तुमने जो जहनी मुताबिकत का शोर मचा रखा था वो यूं मुंह फुलाए बैठे रहने या नाराजगी दिखाने से नहीं होगी। आपस में बातचीत करो, मिलो जुलो। नगीन अपनी समझ के मुताबिक उसे जवाब दे रही थी। जोहा अब बेबसी से सबा की तरफ देखने लगी। सही कह रही है नगीन, यूं अजनबी बन के रहने से इस रिश्ते का कोई एहसास नहीं होगा। इस रिश्ते को अहमियत दोगी तभी ये अटूट बंधन बनेगा। सबा ने संजीदगी से कहा तो वो उकताने लगी। जो बंधन बंधना था बंध गया, निकाह न हुआ, कोई कयामत मच गई है। हाय, कोई छोटी मोटी कयामत तो मचा ही देती। नगीन ने शरारत से कहा तो वो नाराजगी से बोली, तुम लोगों के लिए तो ये सब एक मजाक है और बस। तुम संजीदगी से लो इस रिश्ते को, तब है ना। नगीन ने उसे टोका तो सबा ने कहा, उठो और सबसे पहले जाकर कपड़े तब्दील करो। लोग मुबारकबाद देने आते रहते हैं, इतनी सादगी अच्छी नहीं लगती। रात को तो बदले हैं कपड़े, अब क्या फैशन शो की तैयारी किए रहा करूं? वो बेजारी से बोली थी। सभी लड़कियां करती हैं, तुम कुछ अनोखा नहीं करोगी। नगीन ने उसे समझाया था। अब मैं घर में इतने फैंटेसी कपड़े पहनकर बैठा करूं? कौन कह रहा है बैठने को? अपने मियाँ साहब के साथ घूमने फिरने जाया करो, सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। उसके एतराज पर नगीन ने इत्मीनान से कहा तो जोहा की शक्ल के जाविये देखकर सबा को जोरों की हंसी आई थी। वो मेरे मियाँ साहब कहाँ से हो गए? हमारी शादी नहीं हुई है अब तक। वो जज्बज होकर बोली तो नगीन ने चमक कर कहा, तुम्हारी भूल है ये, निकाह से बढ़कर और क्या होता है। अब तो जब जी चाहे मुईद भाई हाथ थाम के अपने साथ ले जाएं, उनका हक बनता है। जोहा ने हवास बागता होकर सबा की तरफ देखा तो उसने बेपरवाही से शाने उचका दिए। ऐसी बातें तब सुनना पड़ेंगी, निकाह शुदा हो। वो चिढ़कर उठ खड़ी हुई थी। बड़े लफ्जों में ये जुमला लिखकर मुझे फ्रेम करवा दो या फिर मेरे माथे पर लिख दो। वो खफा खफा सी वापस चली गई थी। नगीन हंसने लगी। लग ही नहीं रहा कि इसका निकाह हो चुका है। दुआ करो कि उसे लगने लगे, सबा ने संजीदगी से कहा था। मिस अहमद, कोई अपॉइंटमेंट थी किसी की? नौफिल ने रिसीवर उठाकर अपने सेक्रेटरी तमकीन अहमद से दरियाफ्त किया था। अभी अभी वो मीटिंग रूम से उठ के आया तो निकलने से पहले उसे याद आया तमकीन ने किसी मुलाकाती के आने की खबर दी थी, मगर इस वक्त वो मीटिंग के लिए जा रहा था, इसलिए इंतजार करने का कह दिया। यस सर, अभी वो साहब बैठे हैं। उनकी अपॉइंटमेंट तो नहीं थी मगर वो आपसे जरूर मिलना चाहते हैं, उसने बताया तो नौफिल की निगाह अपने रिस्ट वॉच की सुइयों से उलझने लगी। पिछले 1 घंटे से वो मीटिंग में था और ये शख्स पिछले 1 घंटे ही से उसका इंतजार कर रहा था। नाम क्या बताया था उन्होंने अपना? उसे कुछ ख्याल आया तो वो माजत ख्वाना अंदाज में बोली, सर ये अपना नाम तो नहीं बता रहे मगर मिलने की जिद में काफ़ी देर से बैठे हैं। ओके,
भेजे अंदर, मैं देखता हूँ। वो गहरी सांस भरता रिसीवर रखकर कुर्सी पर झूलने लगा। मगर अगले चंद मिनट में जो शख्सियत दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, उसे देखकर नौफिल लम्हा भर को साकित रह गया। अस्सलाम वालेकुम। आने वाले के लबो लहजे और अंदाज में बहुत खुशी और जोश व खरोश था। मुझे यकीन नहीं आ रहा, शमूइल, ये तुम हो? नौफिल बेहद बेयकीनी से कहता उठा और फिर पुरजोश अंदाज में उससे बगलगीर हुआ था। इतने अरसे बाद याद आई। नौफिल उसे लिए सिटिंग रूम में चला आया था। और तुम्हें तो वो भी नहीं आई। ये तो मैं ही हूं जो ढूंढता हुआ चला आया, और एक तुम बेवफा हो जो पूरे 1 घंटे से बाहर सड़ने को बिठा रखा था। कोई ऐसे भी करता है यार? शमूइल खान के लबो लहजे में पश्तो का खूबसूरत सा टच था जो उसके गैर मुकामी होने को जाहिर करता था। अगर तुम अपना नाम बता देते तो मैं 1 सेकंड में इंतजार न करवाता, बावजूद इसके कि मेरी सेक्रेटरी काफी खूबसूरत है। नौफिल ने शरारत से कहा तो वो झीम गया। मैंने एक बार भी उसे नहीं देखा। इसका मतलब है कि मुझे अपनी सेक्रेटरी बदल लेनी चाहिए? नौफिल ने बज़ाहिर तासुफ से कहा तो वो हंस दिया। तुम मेरी टांग खींचने की कोशिश कर रहे हो। तुम ये बताओ कि मुझ तक पहुंचे कैसे? अमेरिका से तो बिना एड्रेस दिए या लिए चले आए थे? नौफिल ने पूछा तो वो मुस्कुरा दिया। तुम बहुत मशहूर शख्सियत बन गए हो। टीवी पर तुम्हारा ऐड देखा था, उसके बाद तुम्हारा पता लगाना कौन सा मुश्किल काम था? नौफिल की उलझन दूर हो गई थी। और पता है ये ऐड बनाया किसने था? नौफिल को दफतन याद आया तो मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा तो वो इस्तेफामिया नजरों से उसे देखने लगा। तुम्हारी हीर ने। नौफिल मुस्कुराया था। जाले? वो बेयकीनी से उसे देख रहा था। वो तुम्हारी तलाश में यहां आ पहुंची है। नौफिल ने मजे से कहा तो वो पहलू बदल कर रह गया। मजाक कर रहे हो यार? वो अपने मखसूस अंदाज में बोला। कसम से यार, सच कह रहा हूं। तुझे ढूंढते हुए पहुंची है यहां। देखेगा तो हैरान रह जाएगा। नौफिल कह रहा था मगर शमूइल खान बेदक गया। खुदा को मानो यार, मैं तो पहले भी उस मेम को देख देख कर हैरान होता रहता था, अब तो एक नजर भी नहीं डालने वाला। उसके अंदाज पर नौफिल को जाले की बातें और मंसूबे याद आए तो वो बेइख्तियार हंसता चला गया। तुम वहां भी यही कुछ किया करते थे और तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से वो ढील पाकर मेरे पीछे पड़ गई थी। वो खानजादा खफा हुआ था। बेहतरीन कॉटन के कलफदार सूट में मलबूस वो हमेशा की तरह बहुत अच्छा लग रहा था, सेहत के एतबार से भी और पर्सनालिटी के एतबार से भी। सब्जी माइल भूरी आंखों की चमक में अभी भी वही सादगी और मासूमियत का इम्तिजाज था जो बकौल जाले के इस खानजादे को नन्हा खरगोश बनाए रखता था। नौफिल बेख्तियार सीधा हो बैठा। शमूइल, यार मूछें कहाँ की तूने? वो नौफिल के अंदाज पर झीम सा गया। ख्वामख्वाही लबों के ऊपरी हिस्से पर हाथ फेरते हुए बोला, वो तो कब की साफ करा दी। ओह गॉड, और तुम्हारे बाबा? उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस जूते पड़ने की कसर बाकी रह गई थी। वो खुद भी जैसे महफूज हुआ। दिनों खफा रहे मुझसे। साफ कह दिया कि जब तक दोबारा मूछें नहीं निकल आती मेरे सामने मत आना। मैं भी बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से शेव करता रहा तो तंग आकर उन्होंने मुझे फैक्ट्री संभालने शहर भेज दिया। यानी सस्ते में छूटे हो? नौफिल मुस्कुरा दिया। उसके बाद 10 बार उनके सामने नाक रगड़ी थी मैंने। उसने गहरी सांस भरी तो नौफिल हैरान हुआ। इतनी गैर मुतवक्की आज़ादी पाकर भी? ओ यार, ठप फैक्ट्री संभालने भेज दिया मुझे। मैनेजर गबन करके भाग चुका था। वर्कर्स सिर्फ तनख्वाह पाने के चक्करों में आते थे, और फरमान लाला की तो क्या ही बात है। निकम्मों और हडहरामों को समझो बिठा के खिला रहे थे। मुख्तसरन ये कि वो सारा मलबा बल्कि सारी फैक्ट्री मुझ पर आन गिरी, मगर बाबा का इंतकामी जज्बा ठंडा नहीं हुआ। उन्होंने फैक्ट्री मेरे नाम करके कहा कि इसे चलाओ और इसी में से खाओ। वो गहरी सांस भरते हुए अपनी दुखी दास्तान सुना रहा था। इंटरकॉम पर चाय ऑर्डर करता नौफिल हंस दिया। अब क्या सूरत हाल है? थैंक गॉड, बरसों की मेहनत ठिकाने लगी। मेरी लेदर गारमेंट फैक्ट्री इस वक्त बेहतरीन कंडीशन में है। एक ही झटके में मैंने सारा सेटअप चेंज कर दिया था। उस वक्त तो गुस्सा था, आहिस्ता आहिस्ता दिलचस्पी हुई और फिर यही अपना रोजी कमाने का जरिया बन गया। और फिर जिस दिन बाबा जान को 30 लाख कैश भिजवाया, उस रोज मेरी मूछें पसे पर्दा चली गईं। वो भी हंस दिया। इंटरेस्टिंग, जाले ये फसाना सुनकर बहुत खुश होगी। नौफिल ने उसे छेड़ने वाले अंदाज में कहा तो वो प्यून को चाय लाते देखकर महज नौफिल को घूर कर रह गया। चाय बनाऊं सर? प्यून मुस्तैद था। नहीं, आप जाएं, मैं बना लूंगा। नौफिल ने उसे फारिग किया था और शमूइल खान शायद इसी इंतजार में था। प्यून के कमरे से निकलते ही खफगी से बोला, तुम हर वक्त जाले की मुतफक्किर माँ बनकर उसका रिश्ता डालने की कोशिश मत किया करो।
ओह गॉड। नौफिल बेख्तियार कहका लगाकर दोनों के लिए चाय निकालने लगा। तुम कभी नहीं बदल सकते खान, और ये बात तुम जाले अफरीदी को जरूर बता देना। वो दो बदो बोला तो नौफिल ने चाय का कप उसके हाथ में थमाते हुए कहा, बेहतर होगा कि तुम अपने मुंह से उसको बताओ, वो तरस रही है तुम्हें मिलने को। क्या बात कर रहे हो यारा, मेरे बाप को पता चल गया ना कि मैं शहर में किसी बदेसी मैम के साथ दिखाई दे रहा हूं, तो फिर शायद ही कहीं दिखाई दूं। वो सोच कर ही खौफजदा था। तो पूरे शहर को पिकनिक स्पॉट बनाकर घूमने की क्या जरूरत है, तुम उससे यहां भी तो मिल सकते हो। नौफिल ने अपना सेल फोन उठाते हुए कहा तो वो मुस्तरब हो उठा। नौफिल प्लीज इसे मत बताना कि मैं तुमसे मिला हूं। ये संजीदगी शिमल खान की फितरी सादगी से हट के थी। नौफिल हैरान सा उसे देखने लगा। मेरी खातिर यारा, अभी फिलहाल उसे मत बताओ। वो अटका था। नौफिल ने खामोशी से मोबाइल टेबल पर डाल दिया। क्या वाकई तुम्हें जाले में कोई दिलचस्पी नहीं है? चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद नौफिल ने संजीदगी से पूछा तो वो सादगी से बोला, वो बहुत अच्छी लड़की है। नौफिल को उसका कतराना बहुत शिद्दत से महसूस हुआ था। तो फिर क्या मसला है यार? वो क्या कहते हैं, तुम्हारी जात बरादरी की भी है, बस जरा मुख्तलिफ माहौल की परवरदा है और कुछ नहीं। हमारे यहाँ लड़कियों से दोस्ती का कोई तसव्वुर नहीं है। वो बोला तो नौफिल ने कहा, तो शादी करो ना यार, किसने कहा दोस्ती गांठने को? तुम मुझे गोली मरवाने के चक्कर में हो। उसने नौफिल को घूरा था। मुझे फरेब मत दो, सबसे छोटे हो, अपनी माँ के लाडले। वो ना तो तुम्हारी कोई बात रद्द करती हैं और ना ही तुम्हारे बाबा जान को करने देती हैं। नौफिल ने इत्मीनान से उसी की बताई मालूमात का इस्तेमाल उसी पर किया था। तो मेरा क्या दिमाग खराब है कि मैं जाले अफरीदी को अपने सर पर बैठा लूं? वो कनी कतरा गया था। भाई मैं कुछ नहीं कहूंगा, अब ये तुम दोनों का आपसी मामला है। नौफिल का प्रख्ता उठ खड़ा हुआ तो शिमल खान ने उसे देखा। तो तुम उसे मेरा बता दोगे? अभी तो नहीं, मगर बताऊंगा जरूर। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, हवाओं से पता पूछती फिर रही है तुम्हारा, और मैं उसे यूं इम्तिहान में नहीं देख सकता। नौफिल ने साफ गोई का मुजाहरा किया था। यारा, ऐसे तो वो फिर से मेरे पीछे पड़ जाएगी, बड़े खुले मिजाज की लड़की है। वो जैसे सोच कर ही खौफजदा था। नौफिल को हंसी आने लगी। वो ऊंचा लंबा शानदार मर्द जाले अफरीदी का महज नाम सुनकर ही कुर्बानी का बकरा लगने लगा था। अभी तो उठो, इतने अरसे के बाद मिले हो तो एक शानदार सा डिनर तुम पर ड्यू है। नौफिल ने कहा तो वो फौरन उठ खड़ा हुआ। क्यों नहीं, मैं तो तरस रहा था तुमसे मिलने को। यही डायलॉग अगर तुम जाले से बोलोगे तो वो खुशी के मारे जाने क्या कर बैठे। नौफिल ने आगे बढ़कर उसके लिए दरवाजा खोलते हुए छेड़ा तो वो साफ गोई से बोला, मुझे तो सोच कर भी डर लगता है, वो लड़की मेरे से कुछ भी कर सकती है। वो बहुत बदल गई है यार। नौफिल हंसा था। मेरे मामले में वो नहीं बदल सकती। वो बेख्तियार बोला तो नौफिल रुक कर उसे देखने लगा। बड़ा पक्का यकीन है तुम्हारा। सही कह रहा हूं, वो हर वक्त मुझे बेवकूफ़ बनाती रहती थी। वो बात बदल गया था। नौफिल गहरी सांस भरता उसके साथ ऑफिस से निकलते हुए एक इंतहाई ज़रूरी एसएमएस कर रहा था। किसको फ़ोन मिला रहे हो? वो खटक गया था। नौफिल ने मैसेज भेजते हुए मोबाइल ऑफ किया और खुशदिली से मुस्कुरा दिया। एक महंगे से रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन करा रहा था। जरा पता तो चले कि तुम्हारी फैक्ट्री किस कंडीशन में है, क्योंकि बिल तुम्हारे जिम्मे है। यार तुम आओ तो इस मुलाकात के बदले में सारी उम्र तुम्हें महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिला सकता हूँ। खानजादा शिमल खान के अंदाज में रिवायती मोहब्बत थी, जो इस खत्ते ज़मीन का वस्फ थी जहाँ इस पठान ने जन्म लिया था। वही मखसूस सादगी और अपनापन, जिसे अभी तक शहरों की हवा मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर पाई थी। नौफिल का दिल खुश हो गया। तुम अपनी गाड़ी में हो? पार्किंग लॉट में पहुंचकर नौफिल ठिठका। शिमल खान की सुरमई गाड़ी के पास मुस्तैद सा ड्राइवर मौजूद था। मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा, शिमुल ने कहा तो वो सर हिलाकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। शिमुल ने अपने ड्राइवर को गाड़ी समेत वापस किया और नौफिल के साथ आ बैठा। इस दिन के मैं ख्वाब देखा करता था। शिमुल के कहने पर गाड़ी सड़क पर डालता नौफिल हंस दिया। अगर तुम टीवी पर दिखाई नहीं देते तो शायद ही कभी तुमसे मुलाकात होती, वो अभी भी कह रहा था। तुम मेरे मामले में कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रहे हो। नौफिल ने उसे छेड़ा तो वो सादगी से बोला, नहीं यारा, तुमसे मेरी मोहब्बत अलग है, मेहरबानी है तुम्हारी। नौफिल एक ठंडे मीठे एहसास से भीग गया था। वाकई न्यूयॉर्क में रिहाइश के दौरान भी हर वक्त नौफिल से चिपका रहता था। हालांकि वो भी बाकी दोस्तों के साथ मिलकर उसे खूब तंग किया करता था, मगर फिर भी हर मसले के वक्त वो नौफिल के दरबार में हाजिरी देता था।
حتیٰ کہ جالے آفریدی سے چھپنے کے لیے بھی اسے نوفل ہی کی پوچھ دکھائی دیتی تھی۔ تب تو بے فکری اور بے پرواہی کا دور تھا۔ نوفل نے اس کے انداز کو سادگی اور بے وقوفی سمجھتے ہوئے اس کا کسی بچے ہی کی طرح خیال رکھا تھا، مگر آج شمیل خان کا یوں اچانک سامنے آنا اس کے لیے بھی بے حد مسرت کا باعث بنا تھا۔ تمہیں تو ہم یاد کرتے ہی رہتے تھے، تم نے بھی کبھی یاد کیا ہمیں کہ نہیں؟ نوفل نے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، میں وہاں سے بھاگ تو آیا تھا، مگر پھر بھی کہیں بھی دل نہیں لگا۔ بابا نے واپس جانے کی اجازت بھی نہیں دی۔ وہ تو یوں بھی فیضان لالا کے کینیڈا جانے اور واپس نہ آنے پر مشتعل تھے۔ میں ان کے شکنجے میں آیا تو پھر نکل ہی نہیں پایا۔ زندگی ان دنوں بہت بے مصرف لگتی تھی، کہیں دل نہیں لگتا تھا۔ تو بھاگے کیوں تھے وہاں سے؟ جالے کی وجہ سے نا؟ نوفل نے یقین سے پوچھا تو وہ مان گیا۔ ہاں، میں نہیں چاہتا تھا کہ فیضان لالا کی طرح میں بھی بابا جان کو دکھ دینے کا باعث بنوں۔ اتنی سی بات کے لیے تم نے اپنی محبت چھوڑ دی؟ خدا کو مانو یارا، یہ محبت کہاں سے آ گئی؟ وہ بت کا تھا، ابھی پتہ چل جائے گا۔ نوفل نے زیر لب کہتے ہوئے سیاہ گیٹ کے سامنے گاڑی روک کر ہارن پر ہاتھ رکھ دیا۔ چوکیدار نے تیزی سے گیٹ وا کیا۔ وہ شاندار سے پورچ میں گاڑی لے آیا۔ یہ کیا طریقہ ہے نوفل کسی کے گھر آنے کا؟ پہلے اتنا خفیہ سا میسج دیا اور اب خود منہ اٹھا کے چلے آئے ہو؟ وہ مصنوعی غصے سے بولتی گاڑی کے پاس چلی آئی تھی۔ شمیل خان نے کرنٹ کھا کر نوفل کی طرف دیکھا تو وہ شانے اچکا کر طمانیت سے مسکرا دیا۔ جالے آ کر کھڑکی میں جھکی تو اس کی زبان حرکت کرنا بھول گئی۔ وہ ساکت سی بے حد بے یقینی کے ساتھ شمیل خان کو دیکھ رہی تھی، جسے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسا رد عمل ظاہر کرے۔ وہ انتظار کر کر کے تھک گئی تھی، مگر نوفل کے آنے کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ تب وہ وجدان کے ہمراہ گھر لوٹ آئی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ وجدان کھڑے کھڑے ہی سب سے سلام دعا کرتا واپس پلٹ گیا تھا۔ کیا بات ہے، اپنے صاحب بہادر کے ساتھ نہیں آئی؟ ادینہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ صبا نے چٹتی ہوئی نگاہ اس کے کھلے ہوئے انداز پر ڈالی اور قدرے سنجیدگی سے بولی، اب ہر وقت صاحب بہادر ہی ڈیوٹی دینے پر تو معمور نہیں ہے، 100 بکھڑے ہیں ان کے لیے۔ تم سنو، سب خیریت رہی نا؟ صالح بیگم نے اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی، الحمدللہ سب خیریت ہے۔ اس روز تقریب میں بھی بہت مزہ رہا۔ تم لوگوں کی فیملی میں ماشاءاللہ اتنے شرارتی بچے ہیں کہ آدمی کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے اس رونق سے۔ بچے؟ صبا کو ہنسی آئی تھی۔ ذہن میں ان سب کے سراپے گھوم سے گئے تھے۔ وہاں ایسی کسی تقریب کے بغیر بھی یوں ہی رونق ہوتی ہے۔ پھر تو تمہارا دل یہاں کی خاموشی میں نہیں لگتا ہوگا۔ ادینہ کی توجہ ٹی وی اسکرین سے ہٹی تھی۔ صبا بڑے متحمل انداز میں اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ایک دفعہ دماغ لگ جائے تو پھر دل لگتے دیر نہیں لگتی۔ بہت خوب۔ صالح بیگم اس کے جواب سے محفوظ ہوئی تھی، مگر وہ ادینہ کی تمسخرانہ نگاہوں کو اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی۔ دل و دماغ لگانے کے لیے بھی زندہ انسان چاہیے ہوتا ہے۔ اب در و دیوار کو تو آدمی دکھڑے سنانے سے رہا۔ وہ اپنے مخصوص تیکھے انداز میں بولی تو صبا گہری سانس بھرتی صالح بیگم کی طرف پلٹ گئی۔ آپ نے کھانا کھا لیا ہے؟ بس ابھی کھانے ہی والی تھی۔ نوفل کا انتظار تھا، آج جلدی آنے کو کہہ گیا تھا۔ انہوں نے جواب دیا تو صبا سر ہلا کر اٹھ گئی۔ میں ذرا کپڑے تبدیل کروں، پھر اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ میں بھی یوں ہی اٹھائی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو دماغ تپ رہا تھا۔ نوفل کا طرز عمل ذرا بھر بھی حوصلہ افزا نہیں تھا۔ صبا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ سمجھوتے کی سیڑھی پر قدم کیوں نہیں رکھ رہا تھا۔ ازدواجی زندگی دکھاوے کا تعلق تو رکھ ہی سکتا تھا، مگر وہ شاید یہ بازی اپنے طریقے سے کھیلنے کی سوچ رہا تھا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ انہی تکلیف دہ سوچوں میں ڈوبی بیگ میں سے کپڑے نکال کر الماری میں رکھنے لگی۔ زیورات لاکر میں رکھنا تھے۔ اس نے پنجوں کے بل اچکتے ہوئے وارڈروب کے اوپری خانے کی شیٹ کے نیچے ہاتھ مار کر چابی دریافت کرنے کی کوشش کی۔ جاتے ہوئے وہ خالی لاکر کے خیال سے چابی یہی رکھ گئی تھی، مگر نہ اپنے پرس میں رکھتی۔ اس نے چابی مٹھی میں دبوچ لی، مگر جب لاکر بند کرنے کی باری آئی تو چابی ہول میں گھوم کر ہی نہ دی۔ اب اسے کیا ہو گیا ہے؟ وہ جھنجھلا گئی۔ 2-3 مرتبہ کوشش کی مگر چابی گھومنے سے انکاری تھی۔ اس نے چابی نکالتے ہوئے اسے بغور دیکھا۔ اس پر 9 نمبر کنندہ تھا۔ 9 ہی تھی یا شاید 6؟ الجھ کر سوچتے ہوئے اس کی نگاہ بلا ارادہ ہی نوفل کے لاکر سے جا ٹکرائی تو بنا کچھ سوچے اس نے یوں ہی غیر ارادتاً ہول میں چابی ڈال کر گھمائی۔ کلک کی خفیف سی آواز کے ساتھ اس کا لاکر کھل گیا۔ حیرت ہے، وہ بڑبڑائی تھی۔ پھر فی الحال نوفل کے لاکر میں زیور رکھنے کے خیال سے دراز کھولا تو سب سے اوپر پڑی خوبصورت سی البم نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔
उसका दिल किसी गैर मुतवक्के सूरत हाल को सोचकर बेतरतीबी से धड़क उठा। ये नौफिल अहमद का कोई पर्सनल अफेयर भी हो सकता था, जिसे जानकर शायद वो मजीद जहनी तकलीफ का शिकार होती। अब इससे ज्यादा और क्या तकलीफ होगी जितनी अब सह रही हूँ, उसे सोचते हुए वो एल्बम उठा ली। धड़कते दिल के साथ उसने एल्बम खोली। दुनिया यहाँ खत्म हो जाती है। पहले सफ़े पर मोटे स्याह मार्कर से तहरीर था। सबा की सांसें तंग पड़ने लगी। बेजान हाथों से उसने आगे देखा तो पहली ही तस्वीर उसके जहन को झुनझुना कर रख गई, और फिर एक के बाद एक उसके जहन में धमाके से हो रहे थे। इस मर्तबा मीटिंग के सिलसिले में अनस को 15 दिनों के लिए जर्मनी जाना पड़ा तो वो बुखला गया। हर बार तो अब्बू खुद जाते हैं या फिर चचा जान। बेटा जी, अब आप भी आगे बढ़कर कुछ सोचे। किनारों पर पांव डबोकर बैठे रहने से तैराकी नहीं आ जाती। ताया जान ने तंज किया तो वो चुपका हो रहा, मगर पहले ताई जान के साथ और अब नगीन के साथ वो मुसलसल बहस में मसरूफ था। भला मुझे वहां भेजने की क्या तुक बनती है? उसने 15वीं बार ये जुमला बोला तो नगीन हंसने लगी। वाकई भला किसी अक्लमंद से शख्स को भेजते। नगी मार खा लोगी मुझसे। वो भुनाया था। ओफो, अभी तो 1 हफ्ता पड़ा है रवानगी में, और फिर सरसरी बात ही तो हुई है। आप यूं ही दिल पर ले बैठे हैं। नगीन ने समझाया तो वो तंजन बोला, तुमसे ज्यादा मैं वालिद साहब से वाकिफ हूँ। एक बार जो कह दिया सो कह दिया। पहले भी तो दूसरे शहरों में जाते रहते हैं। नगीन ने एतराज किया था। शहर से बाहर और मुल्क से बाहर जाने में बहुत फर्क होता है, मगर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो ज्यादा से ज्यादा यही प्लानिंग कर लोगी कि इतने रोज मैं क्या रहकर आऊंगी। वो चिढ़कर बोला। वाकई आइडिया तो बहुत अच्छा है। नगीन वाकयातन खुश हो रही थी। पता है क्या नगी, मैं सोचता हूं कि तुम्हें शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। वो बड़ी संजीदगी से कह रहा था। तो फिर आपको क्या होता? वो खैर संजीदा थी। जो अब हो रहा है वो भी कुछ ज्यादा काबिल फख्र नहीं है। वो गहरी सांस खींचता टीवी ऑन करके तकिया ऊंचा किए टेक लगाकर बैठ गया था। नगीन अपनी जगह से उठकर उसके और टीवी स्क्रीन के बीच आ बैठी। अनस ने उसे जरा सा घूर कर देखा। अब क्या है? मेरे होते हुए आप इन दोशीजाओं को इतने शौक से देख रहे हैं। वो एहतजाजन बोली तो अनस को मौका मिल गया। सोच लो, जर्मनी जाकर उन 15 दिनों में भी यही करूंगा। खैर, वो भी अच्छा है। आदमी की तबीयत फ्रेश रहती है। कम अज कम एक ही शक्ल देख देख कर बोर होने से बेहतर है। वो मुस्कुराहट दबा कर कहती उठी तो अनस ने उसका हाथ थाम कर अपने पास बिठा लिया। तुम जरा भी जेलस नहीं होगी? नगीन ने नफी में सर हिलाया तो वो जल कर बोला, रोती फिरोगी उस घड़ी को जिसमें मुझे बाहर भेजा था? खुदा ना करे। नगीन ने तंबीही अंदाज में उसे देखा था। ऐसा करते हैं, दोनों साथ चलते हैं। उससे अपना ख्याल सूझा था, जिसे नगीन ने फौरन रद्द कर दिया। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसी हालत में इतने लंबे सफर का रिस्क नहीं ले सकती। हाँ, तो मैं भी तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जा सकता। वो दो बदो बोला तो नगीन को हंसी आ गई। क्या हो गया है आपको? दिन ब दिन आपकी मोहब्बत बढ़ती जा रही है। इतनी शिद्दत अच्छी नहीं होती। नरमी से उसकी पेशानी पर आए बाल संवार कर कहा तो वो मुस्कुरा कर बोला, मोहब्बत तो अच्छी होती है ना, मगर एक हद में रहकर। मोहब्बत की हुदूद व क़यूद नहीं होती, वरना किसी का शौहर मेरी तरह नाखुश न होता। हर किसी की मोहब्बत का एक ही पैमाना होता। किसी को भी उसकी कमी या ज्यादती का रोना न रोना पड़ता। आप किस बात से नाखुश हैं? नगीन ने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ा था। तुमसे। कभी जो बीवी से चंद लम्हों के लिए भी महबूबा बनी हो। वो शिकायती अंदाज में बोला था। नगीन मुस्कुरा दी। बना तो रखा है आपने मुझे अपनी महबूबा। वो तो मैंने बना रखा है ना। तुमने तो कभी भी महबूबियत का एहसास नहीं दिलाया। ढंग से मनाना तो आता नहीं है। उसकी वही शिकायतें थी। वादा रहा, इस बार रूठेंगे तो बहुत अच्छी तरह से मनाऊंगी। वो फौरन बोली तो उसकी बात पर अनस उसे घूरने लगा। नगीन हंसी थी। अब और क्या कहूं, यही तो चाह रहे थे आप। कभी यही पक्का इरादा कर लो कि मुझे कभी रूठने नहीं दोगी। वो जल कर बोला था। पहले अच्छी तरह सोच लें कि आप चाहते क्या हैं। नगीन ने मशवरा दिया तो वो तकिया खिसकाते हुए सर के नीचे हाथ बांधता चित लेट गया। मैं जर्मनी जाना नहीं चाहता। ये तो अब बच्चों जैसी जिद कर रहे हैं। अब्बू जी सही कह रहे हैं। आप उनका बिजनेस संभाल रहे हैं तो उसके तमाम रुमूज से वाकफियत भी होना लाजिम है ना। यूं ही एक एक कदम करके ही जिंदगी में आगे बढ़ा जाता है। वो उसे समझा रही थी। मगर मैं तुमसे दूर जाना नहीं चाहता। तो कौन सा हमेशा के लिए जा रहे हैं? वो बेसाख्त तक कह गई थी, फिर इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए मोहब्बत भरे अंदाज में बोली, 2 हफ्तों की तो बात है, चुटकियों में गुजर जाएंगे।
2 हफ्ते चुटकियों में नहीं, हमेशा 15 दिनों में ही गुजरते हैं। वो नाराजगी से बोला। दूर रहने से मोहब्बत बढ़ती है, नगीन ने उसे याद दिलाया था। ये महज तुम्हारी पढ़ी हुई बातें हैं। मेरे जाते ही मैं के भागूंगी। अच्छा वादा रहा, नहीं जाऊंगी, यहीं रहकर आपकी वापसी का इंतजार करूंगी। नगीन ने चुटकी से उसकी नाक पकड़ते हुए मुस्कुरा कर कहा, तो वो भी मुस्कुरा दिया। शायद इस ख्याल से ये जुदाई आसान हो जाए। 15 दिन और जुदाई। नगीन ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी, मगर न वो फिर नाराज होता कि इतने सारे दिनों की दूरी को भी वो जुदाई नहीं गर्दानती है। वो बेहद बेयकीनी से फ्रंट सीट पर बैठे शिमल खान को देख रही थी, जो नौफिल की इस धोखाधही पर अंदर ही अंदर पेचोताप खा रहा था। कैसा रहा सरप्राइज? नौफिल नीचे उतरते हुए गिन खड़ी इशारे से पूछ रहा था। मजबूरन शिमल को भी बाहर निकलना पड़ा। मुझे यकीन नहीं आ रहा है शिमल खान, ये तुम ही हो। वो अब हैरत के गलबे से निकल आई। उसका हाथ अपने हाथों में था। मैं जोश से चीखी तो वो खजल सा होने लगा। ओह गॉड, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कैसे, कहां से मिला ये तुम्हें? वो नौफिल से पूछ रही थी। पहले अंदर तो बैठाओ कि यहीं खड़े खड़े तफसील बता दूं। नौफिल को शिमिल के तासुरात देकर हंसी आ रही थी। जाले यूं ही उसका हाथ थामे मुसलसल बोलती हुई उन्हें अंदर ले आई थी। फिर शिमिल को सोफे पर बैठाते हुए खुद उसके साथ बैठी तो वो बेदक कर उठ खड़ा हुआ। ला हौला वला कुव्वत। नौफिल का कह बेसाख्ता और बेख्तियार था। ये बंदा कभी नहीं बदल सकता। जाले भुन्ना गई थी। यानी कमाल हो गया था। जिस शख्स के पीछे वो ख्वार होती फिर रही थी, वो अब भी उससे पहलू बचाता फिर रहा था। कहाँ थे तुम? और पहले ये बताओ कि न्यूयॉर्क से क्यों भागे थे? जाले उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। वो बेबसी से मदद तलब अंदाज में नौफिल को देखने लगा। भाई जिस भी नियत से भागा था, अब तो मिल गया है ना, उसकी खुशी मनाओ। नौफिल को तरस आ गया था। पहले तो ये अपनी खैर मनाए। वो शिमिल को प्यासी नजरों से देख रही थी। कोई दोस्तों को यूं भी छोड़कर भागता है? ये सब गिले शिकवे मैं कर चुका हूं, नौफिल ने कहा तो वह शिकवा के अंदाज में बोली। तो क्या मेरा हक नहीं बनता इस पर? लो भाई, मैं मुनहरिफ हुआ। पूरे का पूरा शिमोल खान तुम्हारे हवाले है। नौफिल हंसने लगा था। कहाँ होते हो आजकल? वो शिमोल से पूछ रही थी, जो उसके अलावा कमरे की हर चीज को देख रहा था। यहीं शहर ही में हूं। वो उसकी शहजोरी के आगे यूं ही कमजोर पड़ जाया करता था। कहीं शादी वादी तो नहीं कर ली नौफिल की तरह? वो बज़ाहिर बड़ी खुशदिली से पूछ रही थी, मगर नौफिल अच्छी तरह जानता था कि उसकी दिली कैफियत तलातुम की जद में होगी। उसकी बात का जवाब देने के बजाय शिमोल ने मुसरत आमेज लहजे में नौफिल से पूछा, तुमने शादी कर ली है? सिर्फ शादी नहीं, बल्कि एक कामयाब मोहब्बत और फिर शादी। जाले ने राज खोला तो नौफिल अपनी रिस्ट वॉच देखने लगा। और बड़े अफसोस की बात तो यह है कि वही बीवी मेरा इंतजार कर करके थक के अब वापस आ चुकी होगी। मुझे उसे पिक करना था उसके मैके से। मुस्कुरा कर बोला तो शिमोल ने गर्म जोशी से उसे मुबारकबाद दी थी। उसी वक्त जाले के डैडी अंदर आए तो वो दोनों एहतरामन खड़े हो गए। जाले अपने मखसूस अंदाज में शिमोल खान का तारुफ करवा रही थी। ये हमारे ग्रुप का भगोड़ा है डैडी, शिमोल खान, जो अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर वहां से भाग आया क्योंकि वहां इसका ईमान खराब होता था। इस कदर अजीब तारुफ पर वो बेचारा शर्मिंदा सा डैडी से हाथ मिलाने लगा। तुम अब इसे यहां से भी भगाओगी? नौफिल ने उसे धमकाया तो वो जर्फ से बोली, अब बस ऐसा मंत्र पढ़ूंगी कि इसके कदमों को जमीन जकड़ लेगी। शिमोल खामोशी से सर झुकाए बैठा था। कुछ खातिर मदारत करो अपने दोस्तों की भाई, डैडी ने उसे एहसास दिलाया तो वो हंसने लगी। नौफिल ने सरप्राइज ही ऐसा दिया कि मेरी तो भूख प्यासी उड़ गई है। फोन की घंटी बजने पर डैडी मौजत करते हुए उठ गए तो शिमोल ने नौफिल की तरफ देखा। मेरे ख्याल में अब चला जाए, काफी देर हो गई है। अरे कहाँ, अभी तो आए हो। खबरदार जोटने का नाम भी लिया हो तो अभी हम एक शानदार सा डिनर करेंगे। जाले ने रोब से कहा तो वो चुप का हो रहा। तुम अभी भी उतने ही संगदिल हो, किसी के भी जज्बात का एहसास न करने वाले, वो कह रही थी। नौफिल ने देखा उसकी शरबती आंखों की चमक बेमिसाल थी। तुम पता नहीं किस गुमान में हो, मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। शिमोल का अंदाज गैर मामूली संजीदगी लिए हुए था। नौफिल तो एक तरफ रहा, जाले भी खटक गई थी। तो फिर तुम वहां से भागे क्यों थे? क्योंकि वहां मेरा दिल नहीं लग रहा था, वो सादगी से बोला था। हालांकि वहां दिल लगाने वाली बहुत सी चीजें थी। नौफिल ने लुकमा दिया। तो फिर तुमने वहां दिल क्यों नहीं लगाया? वो नौफिल से पूछने लगा। वो सब मेरी टाइप का नहीं था ना, नौफिल मुस्कुराने लगा।
شمیل خان نے ایک نظر جالے آفریدی کو دیکھا. وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھی. وہ نظریں چرا گیا. مجھے نیو یارک کی سردی پسند نہیں تھی. اور یہاں بہت خوش ہو تم؟ جالے نے قدر جارحانہ انداز میں پوچھا تو وہ چند ثانیوں کے لیے چپ رہ گیا. پھر مدھم لہجے میں بولا, اپنوں کی خوشی کے لیے خوش رہنا ہی پڑتا ہے. دیکھ لوں گی میں تمہیں بھی اور تمہارے فلسفے کو بھی. ابھی تو میں فی الحال ڈنر کا انتظام دیکھوں. جالے نے اپنا انداز بدلتے اسے دھمکایا اور ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی. شہد رنگ بالوں کو خوبصورتی سے کلپ میں جکڑے, کھلے پاؤنچوں کے ٹراؤزر اور گرم فل سلیو ٹی شرٹ پر پرنٹڈ گرم شال اوڑے وہ ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت لگ رہی تھی. بہت برا کیا ہے تم نے یارا, میں اس سے نہیں ملنا چاہتا تھا. جالے کے جاتے ہی شمیل نے بجھے ہوئے انداز میں کہا تو نوفل حیران ہو گیا. تم سنجیدہ ہو؟ ہاں, اور میں اس کہانی کو پھر سے شروع نہیں کرنا چاہتا تھا جسے میں اپنے خیال میں نیو یارک میں ادھورا چھوڑ آیا تھا. وہ قطعیت سے بولا تو نوفل نے گہری سانس بھری. تو تم جانتے تھے کہ جالے کا تمہاری طرف جھکاؤ در حقیقت اس کی محبت تھی. میں یہ سب افورڈ نہیں کر سکتا نوفل. شمیل خان کی آنکھوں میں خفیف سے سرخی اتر آئی تھی اور ان آنکھوں سے جھلکتا تکلیف کا احساس نوفل کو بہت سرد سے محسوس ہوا تھا, مگر وہ اس کا ماخذ جاننے سے قاصر تھا. جالے بہت اچھی لڑکی ہے شمیل, آزاد خیال اور بے باک تو ہے مگر کلیکٹر لیس نہیں ہے, اور یہ بات ہی تم ہی مجھے نیو یارک میں بھی بتایا کرتے تھے. نوفل نے بے حد سنجیدگی سے کہا تو وہ جذباتی ہونے لگا. وہ تو میں اب بھی کہتا ہوں, اور اس کی اچھائی سے مجھے کب انکار ہے, مگر تم لوگ میرے حالات نہیں سمجھ سکتے. اس کی گفتگو بے ربط تھی. نوفل سمجھ نہیں سکا. چلو بھائی آ جاؤ, ڈنر ریڈی ہے. جالے نے تالی بجاتے ہوئے انہیں مطلع کیا تو وہ دونوں ہی بہت سست روی سے اٹھے تھے. کھانے کے دوران بھی جالے کی شمیل پر توجہ بے مثال تھی. اس کا بس نہیں چل رہا تھا اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگے. چلتے وقت اس نے نہ صرف شمیل خان کا موبائل نمبر لے لیا تھا بلکہ زبردستی اس کا وزٹنگ کارڈ بھی نکلوا لیا تھا. نوفل نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تو جالے نے اپنا والٹ جیب میں ڈال کر گاڑی کی طرف بڑھتے شمیل خان کا ہاتھ بڑی سبک روی سے تھاما. وہ بے ساختہ اسے دیکھنے لگا. ایک اور بات تو رہ ہی گئی, مونچھوں کے بغیر تم زیادہ ہینڈسم لگ رہے ہو. وہ شرارت سے بولی تو نوفل کے قہقہے پہ وہ جھیم کر اپنا ہاتھ چھڑاتا گاڑی میں آ بیٹھا. جالے پورچ کی سیڑھیوں میں کھڑی ہاتھ ہلا رہی تھی. نوفل گاڑی گیٹ سے باہر لے آیا. مجھے گھر ڈراپ کرو گے یا میں گاڑی منگوا لوں؟ وہ نوفل سے پوچھ رہا تھا. میری گاڑی میں ہی چلے جاؤ, ڈیزل کے پیسے دے دینا. اس نے بہت رسانیت سے طنز کیا تو وہ مسکرا دیا. ابھی تو بہت دیر ہو گئی ہے, کل میں انکل اور آنٹی سے ملنے آؤں گا, اور بھابھی سے بھی آف کورس. ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے یار, نوفل نے بتایا تو وہ تعصب کا شکار ہونے لگا. اور آنٹی کیسی ہیں؟ بہت عرصے تک کسی کی نہ خبر نہ رکھنے والے یوں ہی ان کی شفاعت کی زد میں آتے ہیں. وہ بھی شرمندہ تھا. وہ ٹھیک ہیں, نوفل مسکرا دیا. شمیل کو اس کے شاندار سے فلیٹ میں ڈراپ کرنے کے بعد وہ ایک منٹ بھی مزید نہیں رکا تھا, مگر گھر پہنچنے تک جتنی دیر ہونی تھی ہو چکی تھی. اسے سونے بیگم کی ڈانٹ کا ڈر تھا, مگر تمام لائٹس آف پا کر اسے تسلی ہوئی کہ وہ سو چکی تھی. اسے اندازہ نہیں تھا کہ صبح واپس آ چکی تھی یا نہیں. کمرے میں داخل ہوتے ہی بے ساختہ بستر پر نگاہ ڈالی تو ڈم لائٹ میں اسے محو استراحت پا کر گہری سانس بھرتا وہ بے آواز قدموں سے ڈریسنگ روم میں چلا گیا. فریش ہو کر بستر پر آیا تو کتنی ہی دیر شمیل خان کی غیر متوقع آمد کے متعلق سوچتا رہا, جو بے حد اچانک تو تھی مگر اتنی ہی خوشگوار بھی تھی. انہی خیالوں میں غلطہ وہ جانے کب نیند کی گہری وادی میں اتر گیا تھا. یہ لیں, آپ کا مسئلہ تو حل ہو گیا. اماد بھائی بھی اگلے چند دنوں میں جرمنی جانے والے ہیں. آج اتوار کی چھٹی تھی, اس لیے نہ صرف سبھی گھر پر موجود تھے بلکہ مریم پھپھو کی فیملی بھی آئی ہوئی تھی. بڑے سب تو ناشتے سے فراغت کے بعد اب ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے, جبکہ نگین اور زوہا ابھی کچن میں تھی, کیونکہ ابھی نہ صرف ان دونوں نے خود بلکہ اماد, انس, وجدان اور ہمرا نے بھی ناشتہ کرنا تھا. نگین نے اپنے تئیں انس کو خوشخبری دی تو اس نے برا سا منہ بنایا. اس کے جانے سے کیا ہو جائے گا؟ جو مزہ اکیلے وہاں کے نظاروں میں ہے وہ میرے ساتھ ہونے سے تھوڑی آئے گا. اماد نے بھی جمالوں کا رول ادا کرنے کی کوشش کی تھی. ہاں تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ مجھے وہاں بھیجو, مگر یہاں کس کو پرواہ ہے, پچھتائیں گے سب. اس نے کپ میں چائے انڈیلتے ہوئے کہا تو زوہا آملیٹ اور پراٹھوں کی پلیٹ رکھتی کرسی پر بیٹھتے ہوئے متاسفانہ انداز میں بولی. میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی نگین سے کہ یہ جن تمہارے قابو میں آنے والا نہیں. چھوڑو سسٹر, اس نے کبھی مجھے قابو کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. انس مایوس تھا. تم بھی تو کونچے کے بیل ہو, ایک دو دفعہ شہر میں
किसी के साथ दिखाई दो, फिर देखना ये तुम्हें कैसे काबू करती हैं। इमाद ने मुस्कुराते हुए जुमाइने अंदाज में कहा तो नगीन खफगी से बोली, मेरे ही सामने आप मेरे मियाँ को उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हैं। बेफिक्र हैं भाभी माँ, मेरे तावीज़ों का असर कहीं नहीं जाने वाला। वजदान का अंदाज भांडा फोड़ने वाला था। नगीन ने उसे आंखें दिखाई तो उसने जबान दांतों तले दे ली। तो तुम मुझ पर तावीज़ करा रही हो? अनस ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा तो वो मिनमिनाई, कहाँ कोई, ये तो यूं ही चीनी और दम किया हुआ नमक। वाह वाह, क्या मोहब्बत है। इमाद ने सर धोना था। खाक मोहब्बत है यार। मैं भी कहूँ पिछले कई माह से मेरा बीपी क्यों हाई रहने लगा है। सिर्फ मेरी प्लेट में इतना नमक, और अब तो शुगर टेस्ट कराना पड़ेगा। इतनी चीनी खिला चुकी है मुझे। अनस को वहम होने लगा था, जबकि जोहा को उसकी पोल खुलने पर बहुत मजा आ रहा था। पहले यह तो पूछो कि ये चीनी और नमक था किस लिए। इमाद ने उसका ध्यान कराया था। तुम बताओ, तुम्हारे ही आस्ताने से जारी हुई थी ये दोनों चीजें। अनस ने वजदान को घूरा तो वो मजे से बोला, मैंने तो नेकी का काम ही किया था। बेमेहर और संगदिल शौहर को अपने काबू में करने के लिए दी थी ये दोनों चीजें। बेमेहर और संगदिल? इमाद और जोहा को अनस की शक्ल देखकर हंसी आ रही थी। और वो क्या अमल करना था नेकी भाभी, जिसमें खंबा नहीं सोच रहा था? जोहा ने बड़ी मासूमियत से पूछा तो वो शर्मिंदा होने लगी। वो तो पूरा ही नहीं हुआ, हर बार खंबा याद आ जाता था। शर्म करो, शर्म करो, मेरे सामने बैठकर अपनी कारस्तानियां बयान कर रही हो। तो क्या गलत किया है मैंने? आप जो हर वक्त मुझसे लड़ते रहते हैं, मेरी कोई बात नहीं मानते। वो बहस करने लगी थी। 101 तरीके होते हैं बात मनवाने के, तुम्हें तो उनसे भी आगे की सूझी। अनस ने सर झटका था। तो क्या फायदा हो गया, कौन सा मेरे काबू में आ गए हैं आप? नगीन ने चिढ़कर कहते हुए वजदान को धमकाया। और तुम अब बनवाना मुझसे अपने दोस्तों के लिए चाय। उसी वक्त मोहित लाउंज में आते हुए सबसे सलाम दुआ करता उनके पास आ बैठा तो जोहा नागवारी का एहसास लिए अपनी प्लेट पर झुक गई। निकाह के बाद ही उससे पहला सामना था। ओहो, आइए जनाब, आप कहाँ मफरूर फिर रहे हैं? इमाद ने उससे हाथ हिलाते हुए तंज किया तो वो मुस्कुराते हुए वजाहत देने लगा। किसी क्लाइंट से बहुत अर्जेंट मिलना था, इसलिए सुबह सुबह जाना पड़ा। यार, कम से कम छुट्टी के दिन तो छुट्टी कर लिया करो। अनस चढ़ गया था। फिर साथ ही जोहा से मुखातिब हुआ। जोहा, चाय डालो मुईद के लिए। उसका हुक्म जोहा के लिए बहुत गैर मुतवक्के था। उसका हालत तक कड़वा होने लगा, मगर मजबूरी थी कि अनस और इमाद के सामने कुछ कह भी नहीं सकती थी। ना चाहते हुए भी मुईद के लिए कप में चाय उंडेलने लगी। ओहो, यानी पहला बाकायदा नाश्ता। इमाद ने शरारत से उन दोनों की बारी बारी शक्ल देखी थी, जो फिलहाल तुम्हारे नसीब में नहीं है। अनस ने उसका दिल तोड़ने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। नहीं यार, जोहा को देखकर मेरा काफी हौसला बढ़ा है। अगर इस जैसी नालायक बंदी को इतना काबिल बंदा मिल सकता है तो फिर मेरा मुस्तकबिल भी काफी रोशन होगा। इमाद ने बड़ी उम्मीद से कहा तो जोहा दांत पीस कर रह गई। उसने चीनी डाले बगैर चाय का कप मुईद की तरफ खिसका दिया था। क्या बोरियत है यार, तुम दोनों आपस में बात नहीं करते क्या? इमाद झंझुलाया था। या फिर हम यहां से उठ जाएं? अनस ने शरारत से कहा तो जोहा अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। क्यों तंग कर रहे हो बेकार में? मुईद मुस्कुरा रहा था। फिर शुगर पॉट अपनी तरफ खिसकाकर चाय में चीनी डालने लगा। तुम कहाँ जा रही हो? बैठो। इमाद ने रोब से जोहा को रोका था। मुझे और भी काम है इन बातों के अलावा। वो कदरे नाराजगी से बोली तो उसने इत्मीनान से कहा, पहले ये बातें हो लेने दो, और काम बाद में कर लेना। बैठो ना जोहा, अब तो पर्दे वाली कोई बात नहीं रही। क्यों मुईद भाई? नगीन ने मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा। मेरे लिए तो पहले भी पर्दे वाली कोई बात नहीं थी, मुईद ने पुरसुकून अंदाज में कहा था। ओहो, यानी लंबा चक्कर है। इमाद ने आंखें दिखाई थी, जबकि जोहा कुर्सी में धसी उसके लफ्जों में गुम सुलग रही थी। वैसे यार, तुम लोगों को मौका तो मिलना चाहिए बातचीत का। क्यों जोहा? अनस को भी भले वक्त पर याद आया था। जब्त करते हुए भी जोहा को अपने जिस्म का सारा खून चेहरे पर जमा होता महसूस हुआ था। यहाँ कौन से मसले पड़े हैं जो बातचीत से हल होंगे? वो बहुत रुखाई से बोली थी। हमारे यार से पूछो। सबसे पहले तो रुखसती का मसला जो पता नहीं कितनी दूर जा पड़ा है। इमाद ने छिड़ने वाले अंदाज में कहा तो उनकी हंसी पर वो तब गई और फिर नगीन के लाख रोकने पर भी नहीं रुकी थी। हद करते हैं आप लोग भी, 2 मिनट भी बैठने नहीं दिया। नगीन ने उन्हें घुरका था। हाँ यार, हद करते हो तुम भी। अभी तो मुईद ने ढंग से उसकी शक्ल भी नहीं देखी होगी। अनस ने शरारत से कहा तो वो बुखला सा गया। क्या बदतमीजी है यार। नगीन हंसने लगी।
मुझे तो लग ही नहीं रहा कि इन दोनों का निकाह हो चुका है। उनकी हरकतों से तो मुझे भी नहीं लग रहा। अनस को भी शक हुआ था। क्या चाहते हो तुम लोग? मुईद ने रसानियत से पूछा तो इमाद ने दो बदो कहा। चाहना तो अब तुम दोनों ने है एक दूसरे को, हम बेचारे तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। नगीन की मौजूदगी के बायस मुईद झीम सा गया। दिमाग खराब हो गया है तुम लोगों का और बस। कमाल है यार, जिनका निकाह हुआ है उन्हें कुछ परवाह ही नहीं और हम खामख्वाह रोमांटिक हुए जा रहे हैं। अनस ने गहरी सांस भरते हुए मायूसी से कहा। मुईद को उसके अंदाज पर हंसी आ गई। तुम्हें तो यूं भी बीमारी है डायलॉग बोलने की, मगर अब मुझे कोई फिक्र नहीं। सुना है बाहर के ममालिक में इस बीमारी का बहुत आला इलाज है। अनस ने नगीन को जलाने की खातिर कहा तो वो बोली, इमाद भाई जा रहे हैं ना, ये आपकी हर रिपोर्ट देंगे मुझे। इमाद भाई ना हुआ 007 हो गया। कहीं तुम मेरी महज जासूसी की खातिर तो नहीं जा रहे साथ? अनस ने शकी नजरों से उसे देखा था। इकट्ठे जा रहे हो दोनों? मुईद ने कहा कि हाँ यार, मैं एक हफ्ते बाद जा रहा हूँ, वो भी सिर्फ 5 दिनों के लिए। हाँ, ये इत्तेफाक जरूर है कि दोनों एक ही शहर में होंगे। इमाद ने बताया था, और मुझे कल सुबह की फ्लाइट से जाना है। अनस ने आह भरी थी। ये बहुत अच्छा चांस है तुम्हारे लिए, ऐसे टूर्स में नत नई मालूमात मिलती हैं बिजनेस की। मुईद ने उसकी हौसला अफजाई की तो वो नाराजगी से बोला, तो तुम क्यों नहीं आ गए इस प्रोफेशन में? अब ले दे के वालिद साहब को एक मैं ही दिखाई देता हूँ। मेरा इंटरेस्ट नहीं था बिजनेस में, और कोई वजह नहीं थी, मगर अब जल्द ही इमाद तुम्हें ज्वाइन कर लेगा। मुईद ने कहा। अनस बेयकीनी से इमाद को देखने लगा। अंकल अब्बास उनके बिजनेस में काफी रुपया इन्वेस्ट कर रहे थे, मगर अभी तक इमाद ने उन्हें ज्वाइन करने की ऑफर नहीं की थी। मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है, इतने झंझट में मैं नहीं पड़ना चाहता। वो पहलू बचा गया था। हाँ, मुझे खूब इस झंझट में फंसा रखा है और खुद मजे से आजाद नौकरी कर रहे हो। अनस तिल में लाया था। मुईद ने उसे समझाया, वो तो किसी के अंडर काम कर रहा है, आजाद नौकरी तो तुम्हारी है। जहां अब्बा और चचा सर पे बैठे हो वो तुम्हारी नजर में आजाद नौकरी है? उसके यूं जल कर पूछने पर इमाद और मुईद को हंसी आ गई थी। शादीशुदा लोगों को ऐसी ही नौकरी करनी चाहिए जहां बड़ों की उन पर नजर हो। नगीन ने उसे छेड़ा था। कसम से आदमी अपनी सेक्रेटरी को भी नजर भर के नहीं देख सकता, और एक ये इमाद है, बॉस की बेटी को भी लिए घूमता फिरता है। वो फिर से बोला तो नगीन हंसी। क्या क्या अरमान पल रहे हैं दिल में? आप भी ऐसे ही कोई आजाद नौकरी क्यों नहीं कर लेते? दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा और अरमान भी निकल जाएंगे। फिर करती रहना दम किया हुआ नमक और चीनी लेकर फिरती रहना। अनस ने तंज किया तो मुईद हैरत से पूछने लगा, वो क्या है? ये तो यूं ही जरा सी बात का बतंगड़ बना लिया है सबने। नगीन ने उसे आंखें दिखाते हुए बात लपेटने की कोशिश की, मगर इमाद के हाथ गोया एक मौका लगा था। तुम भी ट्राई करो यार, बड़ी कमाल की चीज है ये नमक चीनी। दिनों में संगदिल महबूब काबू में होगा। और ये नमक और चीनी आ कहां से रहा है? मुईद मुस्कुराया था। वजदान के बाबा जी हैं, अलमारूफ झंडे वाली सरकार, उनकी करामात है। इमाद ने महफूज होते हुए बताया तो नगीन खजल होती उठ गई। मैं तो मजाक कर रही थी, ये ऐसे ही बात को च्युइंगम की तरह खींच रहे हैं। वो मुंह फुलाई चली गई थी। ये क्या बदतमीजी है? मुईद ने मुतासिफाना नजरों से उन दोनों को बारी बारी देखा था। इनकी लव स्टोरी बड़ी दिलचस्प है यार। शोहर अली उल ऐलान मोहब्बत के दावे करता फिरता है, और बीवी मुंह से तो कुछ नहीं कहती, मगर वजीफे कर करके शोहर को काबू करने के जतन जरूर कर रही है। इमाद ढिठाई से हंसा। तो सही है ना, यही निशानी है मोहब्बत करने वाले मियाँ बीवी के। बेध्यानी में भी एक दूसरे के ध्यान में रहते हैं। अनस ने इत्मीनान से कहा तो इमाद ने उसकी तस्दीक की। माइंड यू, वो तुम्हें सीधा करने के लिए वजीफे कर रही हैं, ना कि अपनी तरफ मुल्तफित करने के लिए। फिर साथ मुईद की तरफ पलटा। वैसे यार, तुम क्यों नहीं ट्राई करते हो? क्या? मुईद ने न्यूज़पेपर उठाते हुए बेतवज्जही से इस्तफसार किया। यही चीनी नमक वाला टोटका, और नहीं तो खंबे वाला वजीफा ही कर लो। जोहा भी मुईद मुईद करती फिरेगी। वो मुस्कुराहट दबाते हुए कह रहा था। मुईद ने भवें उचकाते हुए उसे हल्का सा घूर के देखा तो वो ढिठाई से बोला, सही कह रहा हूं, वरना तो इस निकाह के बाद भी जहनी मुताबिकत के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। खुदा न ख्वास्ता। वो तासुब से असर हिलाकर दोबारा न्यूज़पेपर में गुम हो गया तो अनस ने पूछा, वैसे यार कुछ दिल की दुनिया में तब्दीली वगैरह नहीं आई है? आई मीन किसी से कुछ शेयर करने को दिल नहीं चाह रहा? क्या बकवास है यार। मुईद हंस दिया था। वो दोनों फैलने लगे। इसका मतलब है कुछ तो है। कुछ से क्या मतलब है तुम्हारा? बहुत कुछ है।
وہ نیوز پیپر طے کر کے پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو گئے، جو حیرت سے چلا اٹھے تھے۔ کس قدر گھنے ہو تم معید، کوئی نئی بات کرو۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ لاپرواہی سے بولا تو عماد کوڑنے لگا، اور ہم خواہ مخواہ اس کے لیے خوار ہو رہے تھے کہ بچے نے دل پہ پتھر رکھ کے یہ فیصلہ کیا ہے، جبکہ اس نے تو دل میں زوہا کو رکھ کے یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ انس نے اسے گھورا تھا۔ سو واٹ؟ اس نے خفیف سے شانے اچکائے تھے۔ ایسا تھا بھی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وی آر لیگل ناؤ۔ کاش یہ جملہ کہنے کا مجھے بھی موقع ملے۔ عماد نے آہ بھری تھی۔ محبت کر میرے یار، محبت، اسی کشتی میں سب پار لگ رہے ہیں۔ انس نے بھی اسی کے انداز میں تسلی دی تو وہ بڑے مایوس لہجے میں بولا، کیسے کر لوں یار؟ کوئی پارٹ ٹائم جاب ہوتی تو اس ویکینسی کے لیے ٹرائی بھی کرتا۔ تو ویسی محبت کرو نا جیسی لیلا مجنو، ہیر رانجھا اور سونی ماہیوال نے کی تھی، فرہاد اور شیری نے کی تھی۔ انس نے مزید مشورہ دیا تھا تو وہ اپنی بحث بھول بھال کر تجزیہ نگاری پر اتر آیا۔ لیلا مجنو جیسی محبت کرنے سے پہلے آدمی کو اپنے اندر پتھر کھانے کا حوصلہ رکھنا پڑتا ہے، جو کہ میں کر نہیں سکتا۔ دوسرا یہ کہ کالی لڑکیاں مجھے نہیں پسند۔ اگر سوچو واقعی کوئی لیلا مل گئی تو؟ اب باری آتی ہے ہیر رانجھا کی۔ تو یار اگر تم نے ان کی زندگی پر مبنی کوئی فلم دیکھی ہو تو اپنے ایمان سے بتانا کہ اگر دیسی گھی کی چوری کھا کھا کر میری ان فلموں کے ہیرو جیسی توند نکل آئے تو کوئی عقل کی اندھی ہی مجھے قبول کرے گی۔ چینی کھانے سے شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ الگ۔ ہاں سونی ماہیوال جیسی محبت کچھ ٹھیک تھی، لیکن اگر بات سوئمنگ پول تک رہتی تو میں سر کے بل ایسی محبت کرتا۔ مگر اب کون بفرے ہوئے چناب میں ڈبکیاں لگاتا پھرے؟ سونی تو ملے نہ ملے، میں ضرور شہیدوں میں شمار ہونے لگوں گا۔ رہ گیا فرہاد، تو ایک نظر میرے سوٹڈ بوٹڈ حلیے پر ڈال کر اپنے ایمان سے بتاؤ، اب میں تیشا اٹھائے دودھ کی نہر نکالتا اچھا لگوں گا، بشرطیے کوئی دودھ کا پہاڑ ملے تو۔ ہاں اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ کسی دودھ والے سے ساز باز کر کے کوئی حل نکال لوں، لیکن وہ بلا تکان بولنے کے بعد گہری سانس کھینچتا رکا تھا، پھر مسکراتے ہوئے قدرے شرارت سے بولا، اگر تم رومیو جولیٹ کی بات کرو تو میں آنکھیں بند کر کے تیار ہو جاؤں گا، کیونکہ وہ فلم میں دیکھ چکا ہوں اور ویسی محبت مجھے سوٹ بھی کرتی ہے، مگر اینڈ میری مرضی کا ہوگا۔ معید بھی اپنی سنجیدگی بلائے اس کی لافزنی پر ہنس رہا تھا۔ اسے بہت بری طرح چت کرے گی یہ محبت۔ انس نے پیشن گوئی کی تھی۔ یہ کہاں آدمی کو چوائس کا موقع دیتی ہے، آنے واحد میں حملہ آور ہوتی ہے۔ وہ تو مجھے معید کو دیکھ کر اچھے سے اندازہ ہو رہا ہے، اس نے چھڑنے والے انداز میں کہا تھا۔ میرا یہاں کیا ذکر؟ معید نے دائیں ابرو چکاتے ہوئے اس سے پوچھا تو وہ مصنوعی قہقہ لگا کر بولا، آج کل دریا میں نیکیاں ڈالنے کا زمانہ نہیں رہا میرے بھائی، اور پھر کسی مجھ جیسے بھلے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حسن کی ادا بے وجہ نہیں، کچھ تو ہے جس کی پردے داری ہے۔ بہت خوب، شاعر بھی تمہاری طرح کافی جاسوسانہ مزاج کے حامل لگتے ہیں، معید نے متاثر ہونے والے انداز میں کہا تو عماد نے سر ہلایا۔ دیکھ لیں گے بچو، ہم بھی یہی ہیں اور تم بھی، کون محبت میں چت ہوتا ہے سب دیکھ لیں گے۔ ہم تو شہید محبت ہیں بھائی، ہمیں زندہ نہ سمجھنا لوگوں۔ انس بڑے انداز سے کہتا ہوا اٹھ گیا تھا۔ شہید کبھی مرتے نہیں ہیں۔ عماد نے یاد دہانی کرائی تو وہ وضاحتی انداز میں بولا، اس شہادت میں پہلے بندے کو مرنا پڑتا ہے مائی ڈیئر، تب کہیں جا کر محبوبہ کو یقین ہوتا ہے محبت کا۔ یار اس کی کوئی محبوبہ نہیں، پھر بھی لگتا ہے کہ جانے کتنی محبتیں بھگتا چکا ہے، بلکہ عشق کے سمندر سے بھیگ کے نکلا ہے، اور ایک ہم ہیں ابھی تک پر بھی گیلے نہیں ہوئے۔ انس کے جانے کے بعد عماد کو پریشانی لاحق ہوئی تھی۔ معید بیچارہ سر تھام کے بیٹھا رہ گیا۔ اسے اچھی طرح پتا تھا کہ اب مزید اگلا آدھا گھنٹہ وہ اسی موضوع پر سیر حاصل گفتگو کر کے دل کا بوجھ ہلکا کرنے والا ہے۔ میری پیکنگ کر دی تم نے؟ انس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی نگین سے پوچھا تھا، جو کمرے کی ڈسٹنگ میں مصروف تھی۔ مل گئی فرصت بیوی کی بدخوئی کرنے سے؟ طنزیہ لہجے میں بولی تو انس حیران ہوا۔ خدا کو مانو بیوی، میں وہاں تمہاری شان میں قصیدے پڑھ کے آ رہا ہوں اور تمہوں کے آتے ہی خودکار ہتھیار کی طرف فائرنگ شروع کر دی۔ بہت خوب، ایسے ہی قصیدے باہر بھی پڑھے ہوں گے۔ وہ جل کر رہ گئی۔ تم جانتی ہو کہ میں تم سے، چلو جانے دو، تمہیں اس زندگی میں تو کبھی میرا یقین آ ہی نہیں سکتا۔ وہ تجدید محبت کرتے کرتے ایک دم سے بات پلٹ گیا تو وہ ناراضگی کے اظہار کے طور پر اپنی اور اس کی شادی کی تصویر اٹھا کر کپڑے سے زور زور سے جھاڑنے لگی۔ کیوں شیشہ گھسا رہی ہو؟ انس نے اسے ٹوکا۔ ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کو قابو کرنے کا کوئی ٹوٹکا ہو۔
वो नाराजगी से बोली तो अनस को उसकी नाराजगी का माखज समझने में 1 सेकंड ही लगा। हंसते हुए आगे बढ़कर उसे बाजुओं में थाम लिया। तो क्या गलत है? कर नहीं रही थी मुझ पर काला जादू? अब आप इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। मैं तो यूं ही आपको राजी रखने के लिए। उसने एहतजाज किया तो अनस ने उसके हाथ से तस्वीर लेकर साइड टेबल पर रख दी। मुझे सिर्फ ये बताओ कि मैं तुम्हें अपने इख्तियार से बाहर कब लगा हूं, जो फिर से मुझे काबू करने की जरूरत आन पड़ी। तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि आप मेरा मजाक उड़ाएं, वो भी सबके बीच। बात मैंने नहीं खोली थी। मुझे तो खुद उसी वक्त पता चला कि मेरे मुसलसल गड़बड़ रहने वाले ब्लड प्रेशर का जवाब क्या था। मैंने तो सोचा था कि आप इस तरह मेरी ज्यादा बात मानने लगेंगे, वो मासूमियत से बोली तो अनस ने कदरे झुक कर मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा। और क्या मनमाना चाहती हो मुझसे? नगीन ने कुछ कहने को लब वाह किया तो वो तेजी से बोला, माँ सिवाय मैके जाके रहने के। यही यही एक सबसे बड़ी खामी है आप में। इसी के वजीफे कर रही थी। वो झटके से अपने बाजू उसकी गिरफ्त से आजाद कराती पीछे हट गई। मुझसे दूर जाने के वजीफे कर रही थी तुम? अनस ने बेयकीनी से उसे देखा तो वो एहतजाजन बोली, बात को गलत रुख मत दें। मैं क्या देखूंगा, बात साफ है। वो तीखे लहजे में बोला तो नगीन को उल्टी पड़ने लगी। बात साफ नहीं है अनस, मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि आप कभी कभार मुझे मैके रहने की इजाजत दे दिया करें, खफा ना हुआ करें और बस। उसने आगे बढ़कर अनस के हाथ अपने हाथों में लेते हुए अपनी सफाई पेश की तो वो मुस्कुरा दिया। वैसे ये वजीफे तो मुझे करने चाहिए थे, तुम्हें अपने काबू में करने के लिए। फिर तो जरूर उल्टे पड़ते। नगीन हंसी। उसकी नाराजगी यूं ही सी थी। अनस के बिगड़ते ही वो अपना गुस्सा भूलने लगती थी और यही एक आदत उन दोनों में मेल खाती थी। हम इजहार मोहब्बत तेरे रू बरू करते, गली गली शहर शहर कू बकू करते, होते पैर तो छू छू के देखते तुझको, और फिर दिखाने को तो जो के और फिर दिखाने को तुझे छू करते। अपना माथा उसकी सभी पेशानी से टिकाए वो बड़ी शरारत से बोला तो नगीन बे इख्तियार हंस दी। तुम्हारे मैके चलें? उसकी हंसी को अपनी समातों में जज्ब करते हुए अनस ने मुस्कुरा कर पूछा तो वो उसे देखने लगी। सच्ची कह रही हैं? बिल्कुल, अनस ने खुशगवार अंदाज में कहा, मगर चूंकि तुम्हारे तावीज गंडों का मुझ पर खातर ख्वाह असर नहीं हुआ है, इसलिए उन सब से मिलकर शाम को हम वापस आ जाएंगे। जो हुक्म जनाब। वो हंस दी थी। वो पिछले 15 मिनटों से बड़ा हंस हंस के और स्टाइल के साथ किसी से गप्पे लड़ा रहा था। पहले 10 मिनट तो हमरा को यही लगा कि किसी की बातें सुनना गलत बात है, सो वो वापस पलट गई। हालांकि उसकी दोस्त का बहुत जरूरी फोन आने वाला था, मगर जब अगले 10 मिनटों में भी वजदान की बातें खत्म नहीं हुई तो उसे मजबूरन वहीं धरना देके बैठना पड़ा, जबकि वो इसकी मौजूदगी से वाकिफ होने के बावजूद किसी को फोन पर अपनी फेवरेट बुक्स, मूवीज, फिल्म स्टार्स और पता नहीं क्या अला बला बता रहा था। तब जरा ध्यान देने पर हमरा को मालूम हो गया कि वो किसी लड़की से महवे गुफ्तगू था। किस कदर बदतमीज है ये। हमरा मुतहय्यर थी। कितने मंझे हुए अंदाज में हीरो बना लड़की से गुफ्तगू झाड़ रहा था। तुम फोन कब फारिग करोगे? हमने ने बड़े जब्त से पूछा तो उसने चौंकने की अदाकारी की। क्या मुझसे कुछ कहा तुमने? फोन की जान कब छोड़ोगे? हमरा को गुस्सा आया था। वो इत्मीनान से बोला, आज संडे है, छुट्टी का दिन है। बड़ी नई खबर है, मगर इसका यह मतलब नहीं कि सारी छुट्टी तुम फोन पर ही गुजार दो। वो चिढ़ गई थी, मगर वजदान उसके मूड की परवाह किए बगैर दोबारा अपनी गुफ्तगू में मसरूफ हो गया था। नहीं नहीं, कोई मसरूफियत नहीं, संडे तो यूं भी बिल्कुल फारिग होता है। आप आए ना, शर्फ मुलाकात बख्शे, हमें भी मेजबानी का मौका दें। वजदान, अब बस करो, उससे बाकायदा इनविटेशन भेजकर बुलवा लेना। हमरा मुस्तरब थी। वजदान ने एक नजर उसे घूरा। अरे नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं, बस जरा दुश्मनदार बंदा हूं तो हर वक्त कोई ना कोई सर पर खड़ा ही रहता है, जैसे इस वक्त। वो फिर गोया हुआ। हमरा का जी चाहा फोन उठाकर उसके सर पर दे मारे, मगर फिर शायद उसे तरस आ गया था, इसीलिए आधे घंटे की इस सेर हासिल गुफ्तगू के बाद उसने अलविदाई कलमात अदा करते हुए रिसीवर रख दिया था। किस कदर फजूल गुफ्तगू करते हो तुम, महज वक्त का ज़िया। हमरा को उसकी ये नई हॉबी गिरा गुजरी थी। बंदर क्या जाने अदरक का मजा। वो भी तो थी जो आधे घंटे से सुन रही थी। वो वहीं सोफे पर लंबा लेट गया था। इत्मीनान से बोला तो वो चिढ़ गई। तुमने अपना संडे गुजार लिया ना, अब जाओ यहां से। क्यों भाई, ये हमारा भी घर है। मेरा एक बहुत जरूरी फोन आना है। हमरा ने रोब दिखाया तो वो मुस्कुरा कर बोली, मेरे जैसा? बकवास मत करो। वह बितकी थी, मगर हो सकता है कि अब वो फोन ना आए।
वो अपना ख्याल जाहिर कर रहा था। ये बात यकीनन तुम्हारे मौक्कलों ने बताई होगी, हमरा ने तंज किया था। बिल्कुल सही पहुंची हो। क्वेश्चन सीने पर रखते हुए उसने आंखें मूंद ली थी। उठो यहां से वजी, शर्म तो नहीं आएगी तुम्हें लड़कियों की बातें सुनते हुए। उसके उठने का इरादा न देखकर हमरा को कोफ्त शिकार होने लगी। अभी तुम्हारे सामने आधा घंटा मैंने एक लड़की ही से बात की है, एक बार भी मुझे शर्माते देखा है? वो यूं ही आंखें मूंदे पूछ रहा था। खैर, वो तो मैंने यूं ही रवादारी में कह दिया। बस तुम निकलो यहां से, मुझे अपनी दोस्त से बहुत जरूरी बात करनी है। तुम बेफिक्र रहो, मैं उससे बात कर चुका हूं। वो इत्मीनान से बोला तो हमरा ने झटका खाकर उसे देखा। किससे? तुम्हारी दोस्त से। ये उसी का फोन था। वो मजे से बोला तो हमरा ने तैश में आकर कुशन उठाकर उसके मुंह पर दे मारा। वो हड़बड़ा कर उठा। तुम मेरी दोस्त से बातें कर रहे थे? वो गोर्राई, मगर वजदान मुतासर नहीं हुआ था। मैं नहीं, वो मुझसे बात कर रही थी, उसने तस्दीक की। किस कदर बेशरम हो तुम वजदान। मेरा वजदान भी यही कहता है। शरारत उसकी मुस्कुराहट से नहीं बल्कि उसकी आंखों से भी छलक रही थी। मैं अभी जाकर चाचू को बताती हूँ, फिर देखना तुम्हारा वजदान ही नहीं बल्कि मौक्कल भी कैसे सीधे होते हैं। हाँ लो, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। मुझे उनसे तुम्हारे पेपर्स के रिजल्ट्स के मुतालिक बहुत फिक्र अंगेज गुफ्तगू करनी है। वो उसके साथ उठने को तैयार हुआ तो हमरा को ब्रेक लग गई। कौन सा रिजल्ट? वही जिसे बताने के लिए तुम्हारी दोस्त ने फोन किया था। क्या मुतरन्निम सा नाम था उसका? तरन्नुम। वो उसकी मदह सराई में मसरूफ था, जबकि हमरा सदमे का शिकार थी। क्या रिजल्ट आया है? बहुत नालायक हो तुम। फेल हो गई हूं। उसकी रंगत उड़ गई थी। वैसे तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी और अच्छे नंबर्स लेने के लिए, वो मुतासिफाना अंदाज में कह रहा था। इतने बुरे पेपर्स तो नहीं हुए थे। हमरा रोहासी होने लगी। रिजल्ट बता रहा है कि इतने अच्छे भी नहीं हुए थे। अब क्या होगा वजी? अब्बू से बहुत डांट पड़ेगी। जब मैं नूरानी सुरमा ऑफर कर रहा था तब मजाक उड़ाने में तुम सबसे आगे थी। अब तो मेरे मौक्किल भी तुमसे खफा है। हाँ, ये हो सकता है कि तुम किसी को रिजल्ट के मुतालिक ना बताओ। वो बहुत शराफत के मूड में था। और तुम? हमरा ने झिझक कर पूछा तो वो कदरे सोच कर बोला। मैं भी ना बताने का वादा कर सकता हूँ, मगर एक एग्रीमेंट करना होगा तुम्हें मेरे साथ। कैसा एग्रीमेंट? वो समझी नहीं थी। तुम पेपर पेन तो लेकर आओ, मैं इतनी देर में नुकात जमा करता हूँ। वजदान के कहने पर वो पैड और पेन ले आई थी। लिखो, मैं हमरा मीर बकायमी होशो हवास में अपनी मर्जी से यह एग्रीमेंट साइन कर रही हूँ। उसने लिखवाना शुरू किया। हमरा पेन रोककर इतराजन बोली, ऐसे ही साइन थोड़ी कर दूंगी बिना पढ़े। लिखते हुए पढ़ती जाना, शाबाश। उसने पिचकारा तो मजबूरन हमरा को उसका कहना मानना पड़ा। नंबर 1, मैं वजदान की हर बात माना करूंगी। ऐसे ही? तुम जो उल्टी सीधी फरमाइशें करते रहते हो, मैं तुम्हारी नौकरानी तो नहीं हूं। अच्छा, तो हर बात की जगह कुछ कुछ लिख दो। उसने हमरा का एतराज मिटा दिया था। नंबर 2, मैं सारी जिंदगी वजदान का ख्याल रखूंगी। सारी जिंदगी मैं यहाँ थोड़ी बैठी रहूंगी तुम्हारा ख्याल रखने को। तुम्हारा मतलब है शादी? क्या शादी के बाद कजन का ख्याल रखना गुनाह हो जाता है? अच्छा, तुम शिक नंबर 2 यूं लिख लो कि मैं शादी के बाद भी वजदान का ख्याल रखूंगी। वो मुस्कुराहट दबाते हुए कह रहा था। अगर ससुराल वालों ने इजाजत दी तो? वो बुड़बुड़ाते हुए तेजी से पेन चलाने लगी। नंबर 3, नंबर 3, वो सोचते हुए उससे पूछने लगा। हमने नंबर 3 क्या होना चाहिए? अपने मौक्कलों से पूछ लो, या फिर खुद ही सोच लो मुझे फांसने की कोई नई शिक। मेरा इतना शैतानी दिमाग नहीं है। वो उकता गई थी। क्या मतलब? यानी मेरा दिमाग शैतान का दिमाग है? वो खफा हुआ था। कुछ कम भी नहीं है। हमरा ने तन से कहते हुए कागज लहराया था। बस, अब मैं और कुछ नहीं लिखवा रहा, तुम बस इसी पर साइन कर दो। बस? हमरा ने मशकूक नजरों से उसे देखा। तो तुम क्या समझ रही हो, मैं तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए कुछ उल्टा सीधा लिखवाऊंगा? वो जैसा सदमे से बोला तो हमरा गहरी सांस लेकर पेपर पर अपने साइन करने लगे। फिर कुछ सोचकर एक और जुमले का इजाफा किया। अगर वजदान ने मेरे हालिया रिजल्ट के मुतालिक घर में किसी को भी बताया तो इस एग्रीमेंट की कोई अहमियत नहीं होगी। बहुत खूब, मैं तुम्हें इतना अक्लमंद नहीं समझता था। वो पेपर हाथ में लिए सर धुन रहा था। मैं जरा इस एग्रीमेंट को संभालूं। वो उठकर चला गया तो हमरा फिर से अपने रिजल्ट के सदमे की जद में आ गई। खैर, जो होना था हो गया। फाइनल एग्जाम्स में ज्यादा मेहनत कर लूंगी। तरन्नुम का नंबर मिलाते हुए उसने दुखी दिल को तसल्ली दी थी। पहले तो उसे वजदान से गप्पे लगाने पर खूब झाड़ा। मैंने तो उससे पूछा था तुम्हारा, कहने लगा मुझे ही हमरा समझ ले,
और माइंड मत करना हमरा, कुछ वो बातें ही इतनी खूबसूरत करता है कि उफ ये लड़कियां। हमरा ने रिसीवर को घूरा, फिर कोड़ कर बोली, भले तुम मुझसे अपनी याददाश्तें शेयर करती रहती, मगर मेरा रिजल्ट उसे बताने की क्या जरूरत थी? इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें तो पता चल गया ना। वो हैरान हुई थी। ना सिर्फ मुझे बल्कि पूरे घर को पता चल सकता है। वो जल कर बोली तो तरन्नुम ने मुदाफियाना अंदाज में कहा, सो वॉट यार, पासिंग मार्क्स तो है ना, बल्कि मुझसे तो अच्छे ही नंबर्स हैं तुम्हारे। हमरा को लगा जैसे उससे सुनने में गलती हुई हो। किसके पासिंग मार्क्स हैं? तुम्हारे। वजदान ने बताया नहीं तुम्हें? वो पूछ रही थी। हमरा दांत पीस कर रह गई। उसे तो अब मैं बताऊंगी। किसी ने उसे बाजू से थाम कर झिंझोड़ा तो उसका जहन नींद की गिरफ्त से आजाद होने लगा। उठ जाएं, 9 बज रहे हैं। नौफिल ख्वाबिदा नजरों से उसे देख रहा था। वो अब कमरे में बिखरी एक आध चीज ठिकाने पर रख रही थी। फरागत पाकर उसकी तरफ पलटी। उठ जाए ना। छुट्टी के दिन भी सुबह सुबह उसे सबा का जगाना पसंद नहीं आया था। अनस और नगीन भाई आ रहे हैं, सबा ने मुस्कुरा कर कहा। अभी नहीं, दोपहर के खाने पर। दरअसल कल अनस भाई की जर्मनी की फ्लाइट है, इसीलिए आज मिलने आ रहे हैं, उसने बताया था। उसी वक्त नौफिल का मोबाइल बज उठा। उसने हाथ मारकर तकिए के नीचे से मोबाइल दरियाफ्त किया। नींद भरी आंखों से देखा तो कोई नया नंबर था, मगर फिर दूसरी तरफ शमील को पाकर उसकी सारी सुस्ती उड़न छू हो गई। आ जाओ ना मेरी तरफ, सबसे मिल भी लेना। डोंट यू वरी, मैं लेने आ जाता हूँ। लंच हमारे साथ ही करना। एड्रेस? हाँ चलो एड्रेस ही नोट कर लो। वो अब किसी को अपना एड्रेस लिखवा रहा था और सबा हैरान सी उसका ये पुरजोश सा रूप देख रही थी। उसने बात खत्म करके मोबाइल एक तरफ डाल दिया। किसी को खाने पर बुला रहे हैं? सबा ने बिस्तर के किनारे पर टिकते हुए पूछा तो वो मुस्कुरा दिया। हाँ, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है शिमुल खान, अमेरिका में हमारे साथ था। इसका मतलब है कि खाने पर काफी एहतमाम होना चाहिए, सबा ने सोचते हुए कहा तो वो फिलफौर बोला, ऑफ कोर्स यस, वो पहली मर्तबा हमारे घर आ रहा है, और फिर अनस और निगी भी तो होंगे। फिर कदर तवक्कुफ के बाद बोला, अगर प्रॉब्लम है तो सब कुछ रेडीमेड भी आ सकता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कितनी ही चीजें तो मैंने फ्रीज कर रखी हैं, बनाने का कोई मसला नहीं होगा। वो कहते हुए उठ खड़ी हुई थी। और जरा अपना गेटअप भी सही रखिएगा, सुना तो होगा आपने कि पहला तासुर ही आखिरी तासुर होता है। उसने एक नजर नौफिल के चेहरे पर डालते हुए कहा, सुना तो है, मगर मैंने तो उससे गलत ही होते पाया है। अब आपका तजर्बा सब पर तो अप्लाई नहीं किया जा सकता ना। वो बेपरवाही से कहता बिस्तर से उतर गया था। मगर मेरे लिए तो मेरी जिंदगी का तजर्बा ही सबसे कड़ी हकीकत है ना। सबा ने बात खत्म नहीं की थी, मगर उसका लबो लहजा किसी भी किस्म की तुंदी और तुर्शी से पाक था। ये बहस हम किसी और वक्त के लिए नहीं उठा सकते? नौफिल ने बहुत रिसान से पूछा तो वो खफीफ सी हो गई। क्यों नहीं, बहस करने से बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। आप कौन से मसाइल हल करना चाहती हैं? वो वॉशरूम की तरफ बढ़ना भूल गया था। जब आपके पास बहस के लिए वक्त होगा तो मसाइल भी अपने आप सामने आ जाएंगे। वो इत्मीनान से कहती पलट कर वार्डरोब में से उसके कपड़े निकालने लगी। शलवार सूट निकाल दूं आपके लिए? हाँ, कुछ भी निकाल दें। वो चौंका था, फिर सबा के बदले हुए अंदाज पर गौर करता वॉशरूम में घुस गया। उसके कपड़े निकाल कर बिस्तर पर डालती वो सीधी किचन में चली गई। एक नजर घड़ी पर डाली। रानो को आने में अभी एक आध घंटा बाकी था। जितनी देर वो सौले बेगम को नौफिल के दोस्त की आमद की तफसील बताकर आई, उतनी देर में रानो भी लचकती मटकती आ पहुंची थी। आज सफाई नहीं करनी है नूरी, बल्कि सिर्फ किचन का काम करना है। सबा ने उसे देखते ही कहा तो उसने दांत निकोसे। कोई मेहमान आ रहे हैं जी? मेहमान तो नहीं, नगीन आ रही है। वो मुख्तसरन कहती फ्रीजर का दरवाजा खोलकर जायजा लेने लगी कि कौन सी बेहतरीन डिशेस इस कम दौरानी में तैयार हो सकती थी। साथ ही साथ रानो को हिदायत देनी शुरू की तो वो भी मुस्तैदी से उसके साथ जुट गई। वो शॉवर लेकर निकला तो कमरा खाली था। तौलिए से रगड़कर बाल खुश करते हुए वो अपने बिस्तर तक आया। बगौर अपने इस्त्री शुदा शलवार सूट को देखा। वो बहुत कम शलवार सूट पहनता था, मगर सौले बेगम उसके लिए मौसम और फैशन के लिहाज से ये कपड़े बनवाती रहती थी, तो कभी न कभी उनका दिल रखने की खातिर नौफिल को उन्हें इस्तेमाल करना ही पड़ता था। नॉट बैड, वो मुतमईन हो गया था। फिर तौलिया एक तरफ डालता अपने कपड़े उठाकर ड्रेसिंग रूम में चला गया। उसे अंदाजा था कि शमील किसी भी वक्त पहुंच सकता था। तब बाल संवारते हुए उसे ख्याल आया कि उसे जाले को भी इनवाइट करना चाहिए। इनकी कश्ती को मुझे ही पार लगवाना पड़ेगा। बुड़बुड़ाते हुए वो पलट कर साइड टेबल तक आया, मगर उसका मोबाइल वहां नहीं था।
اس نے اندازن تکیے کے نیچے ہاتھ مارا تو موبائل کے ساتھ ساتھ کسی اور چیز سے بھی اس کا ہاتھ ٹکرایا۔ اس نے موبائل اٹھاتے ہوئے یوں ہی تکیہ پرے کیا تو دکھائی دینے والی چیز نے اسے ساکت کر دیا۔